Good morning, all of you. So today it's a very important session. Stress कैसे मैनेज करें. मैनेज हो नहीं सकता स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस को मैनेज कैसे करोगे. स्ट्रेस तो रहेगा. इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ. लाइफ का सिनोनिम है स्ट्रेस. यू कैन ओनली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ओनली मॉडिफाई योर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. आप अपना रिस्पॉन्स कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं टू स्ट्रेस, वो इम्पॉर्टेंट है. डॉक्टर हैनेमैन जो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी है, उनका मानना तो ये था कि इवन सारी बीमारियां जो जनरेट होती है माइंड से होती है. सीड पहले माइंड में जाता है, उसके बाद ही डिजीज स्टार्ट होती है. इसीलिए स्ट्रेस पे बहुत ज़रूरी है कि अपना मॉडिफाई करें रिस्पॉन्स. तो आज हम इस सेशन को दो पार्ट में बांटेंगे. एक तो फिजिकल यानी साइंटिफिक वे में समझेंगे कि स्ट्रेस जब होता है हमें तो हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं, क्यों हम इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुली इसको अप्रोच कर रहे हैं, कि हमें स्ट्रेस को क्यों मैनेज करना है. क्योंकि स्ट्रेस सभी बीमारियों का जनक है, हर ऑर्गन को खराब करता है. तो वो पहले समझेंगे. तो एक पार्ट होगा फिजिकल और एक मेटाफिजिकल, जिसको आप स्पिरिचुअल बोल सकते हो, जिसको समझने के लिए इंट्यूशन को यूज़ करना पड़ेगा. यानी जिसको, लेकिन बिकॉज आई एम एन एथीस्ट, मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, तो मैं एक साइंटिफिक वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा. रिलीजन और फेथ इन गॉड बहुत सेंसिटिव मैटर है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा. इट्स ए वेरी पर्सनल चॉइस. बट इतना ज़रूर मैं करना चाहूँगा कि जिस वे में मैंने अपनी जर्नी, जैसे मैं अपना स्ट्रेस टैकल करता हूँ, उस वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा. इट्स योर चॉइस कि आप उसको समझने के बाद कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, बिकॉज इट्स ए वेरी पर्सनल सॉर्ट ऑफ थिंग. ठीक है. तो स्ट्रेस क्यों, हम सभी धर्मों में लिखा है, किसी भी ग्रंथ में आप देखोगे तो मेंशन किया गया है कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का ही फर्क है. ठीक है. चिता तो मरने के बाद जलाती है हमारे शरीर को, चिंता सारी जिंदगी रोज रोज जलाती है. क्यों ऐसा बोला गया है? हर हमारे ग्रंथ में, चाहे आप किसी भी धर्म का ग्रंथ उठा लो, सब ने ये मेंशन किया है. ऐसा क्यों लिखा है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोला है उन लोगों ने? बिकॉज इसकी साइंस ये है. अगर आप ये स्लाइड समझ जाओगे तो खुद भी आपकी, क्योंकि एक बार पता चलेगा ना कि स्ट्रेस हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट करता है, तो आपका माइंडसेट चेंज होगा उसकी तरफ. आपके रिस्पॉन्सेज जैसे स्ट्रेस होते हैं. तो आज के सेशन के दो मूल तत्व हैं या दो मूल बिंदु हैं. एक है न्यूरोप्लास्टिसिटी. जैसे हम लोग अपने शरीर को बदल सकते हैं एक्सरसाइज करके, अपनी चॉइसेस को चेंज करके, ऐसे ही हम अपने माइंड को भी बदल सकते हैं. हमारे माइंड में बहुत से कनेक्शंस होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के और नर्व्स के, जिनको हम चेंज कर सकते हैं. सब लोग बोलते हैं मेरे साथ ये हो गया, दुख तो होगा, गुस्सा तो आएगा, किसी ने गाली दे दी, बट ऐसा सही नहीं है. इसको आप चेंज कर सकते हो. इसको साइंस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी. इसका वर्ड का मतलब है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी माइंड अपने न्यूरॉन्स को चेंज कर सकता है. हम लोग बचपन से जैसा हमें सिखाया जाता है और जैसे हम रिस्पॉन्ड करते आ रहे हैं, वो एक इंस्टिंक्ट बन जाती है. जैसे एग्जाम्पल देते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जब शुरू में चलाते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है फर्स्ट गियर यहाँ है, सेकंड यहाँ है, थर्ड यहाँ है, रिवर्स यहाँ है. एक बार, कई बार प्रैक्टिस करने के बाद जब वो एक इंस्टिंक्ट बन जाती है, तो आप बिना सोचे समझे रात को उठ के भी आप बिना आप गाड़ी चला लेते हो, तो इंस्टिंक्ट बन गई ना. सिमिलरली न्यूरोप्लास्टिसिटी में जैसे जैसे आप रिस्पॉन्स करोगे टू वेरियस स्ट्रेसर्स जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वैसे वैसे वो आदत बन जाती है. और उस आदत को, अगर एक आदत बन गई है तो उसको चेंज भी किया जा सकता है, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लें. जैसे ही क्रॉनिक स्ट्रेस आता है, कोई भी स्ट्रेस आता है, तो हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस, एक माइंड में ऑर्गन है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस इसे बोलते हैं. ये एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है, वहां तक रिएक्ट करता है. और साथ ही लोकस कॉर्नुअस, ये हमारे ब्रेन स्टेम में एक न्यूक्लियस है जहाँ पे न्यूरॉन्स इकट्ठे हैं, वहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन, यानी ये भी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड्स पे, ये पूरा हार्मोन का एक हायरार्ची है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड से शुरू होता है. अब होता क्या है, जैसे ही हमें स्ट्रेस आता है, कुछ केमिकल्स शरीर में निकलते हैं, उनको कैटेकोलोमीन्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं. नाम से ही समझ आ रहा होगा, कॉर्टिकॉइड्स यानी स्टेरॉइड्स. जैसे हम स्टेरॉइड की गोली खा के जो जो नुकसान अपने आप को पहुंचाते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड, वैसे ही स्ट्रेस सेम वर्ड करता है. एस फॉर स्ट्रेस, एस फॉर स्टेरॉइड्स. इससे फिर आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसके बारे में हमने लास्ट सेशन में भी बहुत बात की थी, नाइट्रिक ऑक्साइड से कैसे हार्ट अटैक से बचा जा सकता है,
हार्ट को, तो ये कम हो जाता है। इन्फ्लामेशन बॉडी में बढ़ जाती है। लोग बोलते हैं हम बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी वेट कम नहीं हो रहा। इसका रीज़न है हमारी बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसको हम नाप भी सकते हैं, कॉर्टिसोल का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट। उसके बाद रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीशीज यानी कि कैंसर, तो स्ट्रेस कैंसर को भी बढ़ा सकता है। और एंजियोटेंसिन, लोग कहते हैं ना बीपी बढ़ गया, ये एंजियोटेंसिन बीपी बढ़ाता है। जितनी भी आपकी दवाइयाँ आप बीपी की लेती हैं मोस्टली इनको ब्लॉक करने पे काम करती है। रेनिन एंजियोटेंसिन एड्रिनल सिस्टम कहते हैं इसको। तो बेसिकली जब स्ट्रेस होता है तो आप कोई भी बीमारी का नाम ले लो, अगली स्लाइड में आपको क्लियर होगा, हर बीमारी के पीछे स्ट्रेस का कारण है। आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपके बॉडी में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वाटर रिटेंशन जिसको बोलते हैं, उससे वेट बढ़ता है, ग्लूकोज बढ़ जाते हैं। लोग इंसुलिन ले रहे होते हैं, सडनली सोचते हैं कि एक बिजनेस लॉस की न्यूज़ आ गई, शेयर गिर गए, ऐसे बोलते हैं, देखते हैं शुगर 400 पहुंच गई। ये कारण है। इम्यूनोसप्रेशन, ब्लड शुगर बढ़ना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये तो सब जानते हैं कि हार्ट अटैक, और ये तो बहुत कॉमन है, सुना है कि जैसी कोई न्यूज़ आती है हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, ये तो बहुत कॉमन है। उसके अलावा किडनी फेलियर, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। कॉन्स्टिपेशन में स्पेशली स्ट्रेस करूंगा क्योंकि ये एक चीज़ हम आगे जाके डॉक्टर गरिमा इस पर बात करेंगी। गट हेल्थ के बिना, और ये चीज़ बहुत कम डॉक्टर्स बात करते हैं, मुझे भी नहीं पता जब तक मैंने डाइट पे रिसर्च नहीं की। ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है सेरोटोनिन, जो मूड्स को, आपके जो मूड है उसको रेगुलेट करता है, और डोपामिन जो आपकी मूवमेंट्स और प्लेजर के सेंसेशन को, जो मज़ा आता है, जिसकी वजह से हम अपनी बुरी आदतें छोड़ नहीं पाते, इन दोनों को, जो ये मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये 90% हमारी गट सेल्स बनाते हैं, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन में बनते हैं। तो C फॉर कॉन्स्टिपेशन, C फॉर कैंसर, C फॉर स्ट्रेस, जो S से स्ट्रेस। कॉन्स्टिपेटेड, आप देखोगे जितने लोग एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं उनको लॉन्ग हिस्ट्री होती है कि पेट साफ नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन है। और वो दवाइयाँ भी फिर जब लॉन्ग टर्म लेते हो, क्योंकि वो आपके गट हेल्थ, जैसे जैसे वो ब्रेन को नंब करती हैं, आपके गट में भी एक नर्वस सिस्टम है जिसको वो नंब कर देती हैं, तो गट की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट खराब हो जाती है। इससे जो भी लोग एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स का अगर पूरा नाम समझे तो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक ब्लॉकर कहते हैं उनको। वो आर्टिफिशियली सेरोटोनिन की मात्रा आपके ब्लड में बढ़ाती है। तो सेरोटोनिन आप कैसे बढ़ा सकते हो? डाइट से। डॉक्टर गरिमा सेशन के एंड में आपको डाइट के बारे में बताएंगे। ये कुछ रिसर्च पेपर्स है जिसमें ये बताया गया कि जैसी ऑटोइम्यून डिजीज, गठिए की शुरुआत हुई, थायराइड की शुरुआत हुई, उससे जस्ट पहले कोई ना कोई स्ट्रेस आया था उनकी, और 90% रिस्पॉन्डेंट्स ने ये बात की है। सिमिलरली बहुत सारी डिजीज़, ये मैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में तो हम रोज़मर्रा सुनते हैं कि भाई घर में किसी की डेथ हुई, हस्बैंड की डेथ हुई, अगले दिन वाइफ को हार्ट अटैक आ गया। ये तो बहुत कॉमनली हम सुनते हैं। बड़े घमंड में हम लोग जीते रहते हैं, मैं करते रहते हैं। कबीर ने बोला है ना, कबीर दास जी ने, कि माया मरी ना मैं मरा, मर मर गया शरीर। तो अगर आप साइंटिफिकली समझोगे ना, हमारे ह्यूमन जीन्स 20,000 है। हमारी बॉडी में अगर 1 ट्रिलियन सेल्स हैं, उससे 10 गुना सेल्स और उससे 10 गुना ज़्यादा जीन्स हमारे माइक्रोबायोम में रह रहे हैं, इंटेस्टाइन जो 6 मीटर की। तो एक तरह से अगर साइंटिफिकली समझा जाए सेल वाइज, तो आपकी गिनती आपके शरीर में एक पैरासाइट की तरह है, जो मैं बोलते रहते हैं, मैं जयंत, मैं तो मर जाऊंगा। ये गट माइक्रोबायोम तो फिर अर्थ में मिल जाएंगे दोबारा जाके। वो कहते हैं ना, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलना है, वो यही बात है अगर इसको साइंस से समझोगे तो हमारे ह्यूमन जीन्स 20,000 हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा जीन्स इन माइक्रोबायोम्स के जो हमारे गट में रह रहे हैं। कितनी इंपॉर्टेंट है गट माइक्रोबायोम के हेल्थ को रखना। और अब पता चल रहा है रिसर्च से कि धीरे धीरे ये हमारे डीएनए में मिल रहे हैं। जो म्यूटेशंस हो रही हैं, इस पे कोई भी किसी भी मेडिकल कॉलेज में बात नहीं होती, ना हमें सिखाया गया, ना डॉक्टर गरिमा को, किसी को हमें पढ़ाते नहीं है ये। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारे डीएनए तक को चेंज कर रहा है। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। इससे क्या बेनिफिट है, कितनी इंपावरिंग ये एक इंफॉर्मेशन है कि हम अपनी डाइट को बदल के, गट माइक्रोबायोम को चेंज करके अपने डीएनए तक को दोबारा ठीक कर सकते हैं। कैंसर को कहते हैं ना, जेनेटिक म्यूटेशंस की कलेक्शन है। कैंसर कितना कॉमन होता जा रहा है, बार बार जीन्स में म्यूटेशंस हो रही है। वो इसलिए हो रही है
कि रोज 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 हम इस माइक्रोबायोम को डैमेज कर रहे हैं, और उस डैमेज से हमारे डीएनए में जो म्यूटेशंस होती हैं एक्यूमुलेट होके फिर वो कैंसर में कन्वर्ट होती है। ये किसी ने ये आर्टिकल, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें लिखा अगर कोई एलियंस आ जाए हमारे अर्थ पे और ह्यूमन बॉडी को उठा के निचोड़ देना तो पता चलेगा 10 गुना सेल तो ये ह्यूमन अपने आप को मैं करते रहते हैं, मैं तो है ही नहीं कुछ, ये तो माइक्रोबायोम ही इसके ज़्यादा सेल्स हैं इसमें। तो सिमिलरली यही मैंने बोला कितनी इंपॉर्टेंट है कि हमारी डाइट तक हमारे डीएनए को चेंज कर सकती है। यही इंपॉर्टेंस है डाइट की, हम बार बार जस्ट डाइट पे स्ट्रेस देते हैं। इसी बारे में एक नोबेल लॉरेट है इलिया मैक्निकोव, इनको नोबेल प्राइज तो किसी और सब्जेक्ट के लिए मिला था, फैगोसाइटोसिस, जो हमारे न्यूट्रोफिल्स सेल्स होते हैं टीएलसी में आते हैं, कि कैसे हमारी बॉडी के सेल्स जाके आर्टिफिशियल उसको खा जाते हैं या बाहर के वायरसेस बैक्टीरिया को खा जाते हैं, ये इन्होंने बताया था। बट इन्होंने उससे बहुत पहले एक रिसर्च की थी 1892 में, फ्रांस में एक एपिडेमिक हुआ था कॉलेरा का। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सब लोगों को सिमिलरली कॉलेरा इफेक्ट नहीं कर रहा, कुछ लोग तो बहुत पीड़ित हो गए, कुछ लोग की डेथ भी होगी, बट कुछ लोगों को बिल्कुल इफेक्ट नहीं किया। तो इन्होंने ये क्या किया, साइंटिस्ट थे, दिमाग वैसे ही चलता है, इन्होंने कॉलेरा खुद ही बैक्टीरिया की ब्रॉथ ली और खुद खा गए, और साथ में अपने कुलीग्स को भी दिया ये। तो इन्होंने देखा मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये ठीक रहे, कुलीग्स भी कुछ ठीक रहे, बट कुछ कुलीग्स बहुत बीमार हो गए। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये बैक्टीरिया, उनकी उस वक्त की फोटो 1892, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हमारे गट माइक्रोबायोम जिनके हेल्दी थे, उन्होंने उसमें अच्छे बैक्टीरिया इतने ज़्यादा थे कि उन्होंने बुरे बैक्टीरिया को डिवाइड होने ही नहीं दिया, बढ़ने ही नहीं दिया, और उसको ऐसे ही बिना नुकसान पहुंचाए पास आउट कर दिया। जिनका गट माइक्रोबायोम खराब था, अनहेल्दी था, उनको कॉलेरा के सेल्स बढ़ गए और उनको इफेक्ट किया। इसका मतलब जैसे कोविड के दौरान हुआ, कुछ लोग बहुत बीमार थे, क्यों बीमार थे, कोमॉर्बिडिटी की बात की, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, कोई स्टेरॉइड ले रहा है, कोई मोटापे में है, इन सबके माइक्रोबायोम खराब था, इम्यूनिटी खराब थी, तो उनको कोविड वायरस ने बहुत बीमार कर दिया, और कुछ को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ फिर 1910-20 में, ये वैसे थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, फ्लेक्सनर रिपोर्ट एक पेड रिपोर्ट बनाई गई थी यूएस में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रोकोफेलर फैमिली, कार्निजे फैमिली, अब बिल गेट्स इसमें ऐड हो गए, जितने अमीर लोग हैं ना, इसको कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। ये लोग चाहते हैं कि इनके हिसाब से दुनिया चले। तो फ्लेक्सनर रिपोर्ट आई, इसने बोला कि भाई आप अगर ओरिजिन देखोगे ना सभी दवाइयों का, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे जाता है। पेट्रोलियम या उसके प्रोडक्ट्स जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं से सारी दवाइयाँ बनती हैं, केमिकल बेस्ड, और ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मालिक थे उस वक्त। तो इन्होंने पुश किए, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई, उसके बाद आपका पेनिसिलिन इजाद हो गया, तो ये इनकी रिसर्च दब गई, इलिया मैक्निकोव की भी डेथ हो गई, तो ये दब गई। और अब हम इतने ज़्यादा छोटे छोटे जुकाम के लिए, खांसी के लिए एंटीबायोटिक लेते फिरते हैं ना, जितनी बार आप एंटीबायोटिक लेते हो उतनी बार अपने गट माइक्रोबायोम को आप डैमेज करते हो, जितनी बार। तो इसीलिए 1200 ग्राम का हमारा ब्रेन है और 1200 ग्राम के ही ये गट माइक्रोबायोम है, कितनी सिमिलिट्यूड है। तो इस पे बहुत ध्यान देना जरूरी है माइक्रोबायोम पे, अगर आपको फिजिकली समझना है हेल्थ को। हम मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करेंगे, वो तो जरूरी है ही। सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड में जो माइक्रोबायोम पे रिसर्च कर रहा है, एपीसी माइक्रोबायोम, ये आयरलैंड में है, हमें नहीं पढ़ा है। इनके ये पोस्ट डॉक्टरेट, इनका टेड टॉक भी है बहुत अच्छा। इनका ये मानना है, रोरी रॉबर्टसन, कि फर्मेंटेड फूड, जो हमारा नेक्स्ट फिजिकल सेशन भी होने वाला है जिसमें हम आपको फर्मेंटेशन, जो हम कांजी आपको बोलते हैं, या आंवले को नमक के पानी में डुबो के रखने को बोलते हैं, अचार टाइप बना के, जिनमें बैक्टीरिया खुद पैदा हो जाते हैं। आजकल बहुत फैड भी चल गया है, क्या कहते हैं आपका, सॉरक्राउट हो गया, खम्बूचा हो गया, इतने महंगे महंगे बॉटल्स में बिक रहे हैं। तो इन्होंने यही बोला है, डाइटरी फाइबर जो आप लोग ऑलरेडी डाइट में ले रहे हो, डॉक्टर गरिमा ने आपको पहले ये डाइट दे रखी है, पॉलीफिनॉल जो रंगीन फूड उसमें मिलते हैं, जितने भी रंगीन आपकी सब्जियां हैं, बाई बीट रूट है, शिमला मिर्च है, और प्लांट बेस्ड फर्मेंटेड फूड, जो आप ऑलरेडी हम आपको पहले की सेशंस में बता चुके हैं। इंपॉर्टेंस समझिए इसकी, तभी इसको आप फॉलो कर पाओगे सारी जिंदगी। ये सिस्टम ऐसा नहीं बनाया हम लोगों ने, प्रोत्साहन प्रोग्राम का ये मतलब नहीं है कि आप डिपेंड हो जाओ हम पे, रोज रोज हमसे ही पूछो। आप सीख लो इन 12 हफ्तों में, और फिर अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को खुद भी हेल्दी करो, ताकि ये जो हमें दवाई से बचने का सिस्टम है सब में फैल जाए। तो ओवरऑल गट हेल्थ में इन्हीं चीजों का फायदा है।
इनने एक रिसर्च की, चूहों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारी सारी रिसर्च चूहों पे ही होती है। देखो इनहेरेंट है, चूहा जो है बिल्ली से डरता है, तो इन्होंने क्या किया एपीसी में, इन्होंने एक बैक्टीरिया होता है, हमारी गट में भी है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, इन्होंने ये आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर दिया गट में चूहे की। तो इन्होंने क्या देखा, चूहा, ये मैं थोड़ा कार्टून इजीली समझाने को ले रहा, चूहा बिल्ली से डरना बंद हो गया उसके बाद। ऑफ कोर्स उसका अंत तो वही होना था, मरना तो उसने था ही, लेकिन देखो सिर्फ एक बैक्टीरिया बदलने से गट में चूहा बिल्ली से डरना, यानी आपके इनहेरेंट फियर्स, पैदाइशी फियर जो एवोल्यूशनरी फियर्स हैं, चूहा तो हमेशा से डर रहा है, वो तक खत्म हो सकते हैं सिर्फ एक बैक्टीरिया बदलने से। कितनी पावरफुल ये इंफॉर्मेशन है, समझने की कोशिश करो। ऐसे ही एक और, उसमें एक पतला चूहा लिया, उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स देना शुरू किया उसको, जो आप आजकल बड़े स्टीविया और ये सब खाते हो ना, क्या कहते हैं उसको, शुगर फ्री और ये सब, तो कोक जीरो पीते हैं बच्चे की, भाई उसमें चीनी नहीं होती, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर दिया, वो मोटा हो गया चूहा। अब इन्होंने क्या किया, इसकी इंटेस्टाइन काट के एक दूसरे पतले चूहे में लगा दी, सिर्फ क्योंकि इसका गट माइक्रोबायोम चेंज कर चुका था अपने आप को आर्टिफिशियल स्वीटनर की वजह से, लेकिन इसको कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं दिया, सिर्फ उसकी गट बदल दी, ट्रांसप्लांट कर दी। थोड़े दिन में चूहा अपने आप मोटा हो गया, नॉर्मल डाइट पे भी। इसका मतलब अगर आपकी गट माइक्रोबायोम एक बार चेंज कर दी जाए तो आप पतले भी हो सकते हो, मोटे भी हो सकते हो। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत खाते हैं जी फिर भी मोटे नहीं होते, और थोड़ा सा खा के भी कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, वहां असली कारण गट माइक्रोबायोम का है। जैसे मैंने बोला कि 1200 ग्राम का ब्रेन, 1200 ग्राम के गट माइक्रोबायोम, इनका बहुत क्लोज कनेक्शन है। इसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। एक नर्व है हमारे शरीर में, इसको वेगस नर्व कहते हैं, इसको संतों की नर्व भी बोलते हैं। जितने संत हुए हैं, गुरु नानक, बुद्ध और भी जितने भी संत हुए हैं, सब ने इस नर्व को अपने कंट्रोल में कर लिया है बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ध्यान, जो मर्जी कह लो। अगर आपने ये नर्व पार्टली भी कंट्रोल कर ली ना, तो आप अपने स्ट्रेस को जीत जाओगे। तो वेगस नर्व से कनेक्ट होते हैं हमारी गट और ब्रेन। उतने ही न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में है जितने गट में है, उतनी ऑलमोस्ट सेल भी, न्यूरॉन्स भी हमारे ब्रेन और गट में। हमारी गट का एक अपना नर्वस सिस्टम है, और इम्यून सिस्टम, सारा का सारा इम्यून सिस्टम जो बनता है वो हमारे गट माइक्रोबायोम उसको मॉनिटर करते हैं। ये गट ब्रेन एक्सिस की बात की। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जितने बनते हैं गट में बनते हैं। हमारे मूड, हमारे स्ट्रेस, हमारे बिहेवियर को गट सुधार करके हम इस सब को बदल सकते हैं। बट इस बात को समझना और आत्मसात करना, मीन्स समझ के इसको इम्प्लाई करना, अप्लाई करना बहुत जरूरी है। कुछ एनिमल स्टडी से ये जो अभी मैंने बात की कि जर्म फ्री जो माइस होते हैं ना, वो ऑटिस्टिक होते हैं, इसीलिए वैक्सीनेशन का बहुत रोल मिलता है ऑटिज्म के साथ। आजकल ऑटिस्टिक बिहेवियर बहुत कॉमन हो गया बच्चों में। एक्सेसिव वैक्सीनेशन करने की वजह से जब हम स्टेराइल कर देते हैं बैक्टीरिया, और आजकल माएँ बड़ी वो हो गई हैं सिनिकल, बच्चा मिट्टी खा रहा है, मिट्टी में खेल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हाथ नहीं लगाओ, बार बार वो यूज़ करो, क्या है सैनिटाइजर यूज़ करो। उसकी वजह से हम बच्चों को एक्सपोज ही नहीं करते बैक्टीरिया से। उसकी वजह से देखिए जर्म फ्री माइस ऑटिस्टिक लाइक बिहेवियर करते हैं। तो जितने माइक्रोबायोम है हमारे दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और स्ट्रेस हमारी गट की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और ये एक विशियस सर्कल है। हमारी गट परमेबिलिटी बढ़ती है तब स्ट्रेस बढ़ता है, और वही केमिकल एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में जो नहीं होने चाहिए, उससे फिर हमें कैंसर मिलता है। अब आप किसान को तो नहीं समझा सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन है आज की डेट में कि भाई वो यूरिया ना यूज़ करे, पेस्टिसाइड ना यूज़ करे, बट हम अपनी गट को बदल सकते हैं कि वो हम खाने के बावजूद भी हमारे ब्लड में ना जाए। ये परमेबिलिटी की बात है। ये विद डायग्राम आपको समझाएंगे डॉक्टर ग्रिमा लास्ट में। ये मैंने कुछ डिजीज़ के एग्जाम्पल लिए हैं। पार्किंसन डिजीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है, अल्जाइमर और पार्किंसन। अल्जाइमर का आजकल नाम बदल के टाइप 3 डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कर दिया है। यानी कि जब आप हाई शुगर डाइट लेते हो, डायबिटिक हो जाते हो, उसी तरह से आपको ये बीमारियां मिलने लगती है। ये सारे केमिकल थोड़ा साइंटिफिक है, आपको समझने की जरूरत नहीं, बट बेसिक बात ये है, ये ब्यूटरेट सिंथेसिस, ब्यूटरेट जो हम नारियल तेल आपको बोलते हैं ना, बोलते हैं देसी घी बहुत अच्छा है अगर असली मिल जाए, उसमें ब्यूटेरिक एसिड होता है, ये हमारे गट को हेल्दी करता है। तो ब्यूटरेट की डिक्रीज हो जाता है। ये सब चीज़ें जब गट में होने लगती है तब ब्रेन इफेक्ट होता है, और ब्रेन में फिर डोपामिन नहीं बनता, और उस डोपामिन की कमी से हमें पार्किंसन डिजीज होती है।
ये हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, ना चाहते हो भी हाथ ऐसे कांपते हैं, देखा होगा पिल रोलिंग, एक ट्रेमर होता है लोगों को, इस तरह की बीमारी होती है। ये पिक्टोरियली समझा रहा है, ये हमारे माइक्रोबायोम में जो आप कांजी बनाते हो ना, उसमें ये सारे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं अलग अलग, और ये सब न्यूरोट्रांसमीटर बना रहे हैं। यही न्यूरोट्रांसमीटर ये वेगस नर्व के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहे हैं और ब्रेन में जा रहे हैं। ये गट ब्रेन एक्सिस है, ये बिगड़ा तो ये सारी बीमारियां, एल्जाइमर, पार्किंसन, ऑटिज्म, स्किज़ोफ्रेनिया और भी बहुत सारी बीमारी। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको समझने हैं वो है डोपामिन और सेरोटोनिन। इसके बारे में बाद में बात करूंगा मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट में। एंडोर्फिन, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका मूड लिफ्ट होता है, क्योंकि ये बढ़ते हैं एक्सरसाइज से। यूफोरिया, आपको खुशी प्रोड्यूस हो जाती है, आधे घंटे की एक्सरसाइज से आपका मूड लिफ्ट हो जाता है। ये सारे एड्रेनलिन की हमने पहले बात की थी, फ्राइट और फ्लाइट, ये आपका सबसे बड़ा जनक है स्ट्रेस का। तो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे गट में बनते हैं, इंटेस्टाइन में बनते हैं। कैंसर की मैंने बात की ना, कि कैसे हमारा गट माइक्रोबायोम हमारे कैंसर के, क्योंकि वो डीएनए को चेंज कर रहे हैं, जो वो गट माइक्रोबायोम को ठीक करने से हम बचा सकते हैं अपने कैंसर के प्रिवेंशन के लिए। कोई भी बीमारी का नाम ले लो आप, अब धीरे धीरे एपीसी इंस्टीट्यूट ये रिसर्च बता रहा है कि धीरे धीरे हर बीमारी में कोई ना कोई रोल मिल रहा है इंटेस्टिनल परमिबिलिटी का। सीबो का मतलब है सब एक्यूट इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, जो खराब बैक्टीरिया वो बढ़ जाते हैं, अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। एंड डिसबायोसिस, वही बात, खराब बैक्टीरिया, जैसे अभी इलिया मैक्निकोव ने कॉलेरा की बात की ना, तो खराब बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग हमारे प्रोग्राम में क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं स्ट्रेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बात पे हमने आज बात की है, ये आगे मैं साइंटिफिकली बताऊंगा। मेडिटेशन, लेकिन हम सब ओम की बात करते हैं, ओम का मतलब किसी को नहीं पता। आज हम डिस्कस करेंगे मांडुक्य उपनिषद के बारे में कि ओम एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों है। जो अथीस्ट लोग भी हैं मेरे जैसे, वो भी ओम को फॉलो करते हैं, आर्य समाजी भी ओम के बारे में बात करते हैं। क्यों? किसी भी ग्रंथ में चले जाओ, गुरु नानक, बुद्धिज्म, सब में ओम की बहुत वैल्यू है, उसका रीजन, बट ओम ओम हम करते हैं, ओम का मतलब हमें नहीं पता। तो दूसरा ब्रीदिंग टेक्निक, ब्रीदिंग और मेडिटेशन साथ बाय साइड जाती है। आज हम प्रैक्टिकली आपको एक एग्जाम्पल 5 मिनट का सेशन करके दिखाएंगे, आप करके देखना, आपको इमीडिएट इफेक्ट पता चलेगा। और पर्पस ऑफ ऑल लिविंग, हम लोग क्यों आए आज यहाँ, आप क्यों आए हो? एवोल्यूट करने, एक तरह से कुछ नया सीखोगे तो एवोल्यूशन होगा। वही सेम खड़ा पानी होता है ना, उसमें काई जमती है, चलते पानी में कभी कुछ नहीं जमता, प्योर रहता है। तो जहाँ खड़ा हो गया इंसान, वहाँ पे बीमारियां शुरू हो गई। तो एवोल्यूट करना हमारा धर्म है। एक लौता पर्पस इंसान का या किसी भी जानवर का भी है, वो एवोल्यूशन है। डार्विन की जो थ्योरी है बिल्कुल सही है। तो आपका कल आज से बेहतर होगा, तभी आप एवोल्यूट करोगे। यही पर्पस है लाइफ का। चाहे आप शरीर को ले लो, मेंटली ले लो, 3 बेसिक प्लेन्स है ना जिसपे हम करते हैं, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। तीनों में आपको एवोल्यूट करना पड़ेगा। फिजिकल सेशन हमने लास्ट सेशन किया था, जिसमें हमने एक्सरसाइज आपको सिखाई। तो इसी तरह से फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस, हम आपको ना वो कहते हैं ना 100 सेल्फ हेल्प बुक्स जो आजकल आ गई, मोटिवेशनल बुक। अब सुबह जल्दी उठना है, ये कौन सी नई बात है, 5 AM क्लब आ गया, उसके बाद इकिगाई, पर्पस ऑफ लाइफ, ऐसी 50 एटॉमिक हैबिट्स, लोग पढ़ रहे हैं ना ये सारी किताबें। ये सब ना जनक हमारे वेदों में है। ये जो सब किताबें रखी हैं, यहीं से उन्होंने एक एक चैप्टर पकड़ के किताब लिख के रॉयल्टी खा रहे हैं सब लोग। हम अगर बेसिक सोर्स बुक्स को पढ़े ना, तो ये सब अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ करने की जरूरत नहीं अलग से। फॉरगिवनेस एक्सेप्टेंस बोलना बड़ा आसान है, किसी को माफ कर दो, कर दिया, कैसे करोगे? अब आप बोलोगे मैं तो रिएक्ट करता हूँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो माफ करना सीख ही नहीं पाएंगे जब तक असली सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगी। ह्यूमंस हैं क्या, वो अभी डिस्कस करेंगे, इन वेदों के हिसाब से मैं बताऊंगा। बाकी योगासन है, ये हम नेक्स्ट सेशन में, जो हम इसको क्लब करेंगे जब हम फर्मेंटेशन का सेशन करेंगे उसके बाद। बाकी बैच फ्लावर थेरेपी ये हम यूज़ करते हैं होम्योपैथी में फॉर ट्रीटिंग साइको। ये फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, वाइल्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स, जिनको हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट वेरियस साइको थेराप्यूटिक या साइकोएनालिटिक डिजीजेज, जो साइकेट्रिक डिजीज है उसमें। एंड जैसे मैंने बात की एंडोर्फिन, एक्सरसाइज सबसे फ्री तरीका है एंटी डिप्रेसेंट, और ये अगर आप करना शुरू कर दो तो डिप्रेशन आधा तो यहीं खत्म हो जाएगा, आपका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा।
वो अभी एंडोर्फिन्स की बात की मैंने, एंडोर्फिन्स बढ़ने से आपका मूड लिफ्ट होता है, हार्ट डिजीज और कैंसर कम होते हैं, स्ट्रोक कम होता है, हार्ट अटैक कम आता है। ब्रेथ वर्क एक तो हमें सिखा दिया, बच्चा जब पैदा होता है, आप छोटे बच्चे को देखना, इन्फेंट को, वो हमेशा पेट में सांस ले रहा होता है, उसकी नाभि ऊपर नीचे हो रही होती है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें सिखा देते हैं छाती चौड़ी होनी चाहिए, 56 इंच का सीना जो आजकल बोलते हैं ना। तो क्या होता है, हम सांस लेने लगते हैं चेस्ट में, ब्रीदिंग में, उससे हमारा डायफ्राम नीचे जाता, पूरी ऑक्सीजन हमें पहुंचती नहीं है, और ये भी एक कारण है एंग्जाइटी और स्ट्रेस का। ये वेदों से हमें नॉलेज मिली है, कुंभक थेरेपी, इसके बारे में हम पहले भी पिछले सेशन में भी बता चुके। देखिए ब्रीदिंग जैसी छोटी सी ऑटोमेटिक चीज के बारे में भी पूरा एक्सप्लेनेशन है वेदों में, अगर हम समझना चाहें तो। जब हम सांस इनहेल करते हैं उसे पूरक बोलते हैं। आप एक ग्राफ को समझिए अपनी ब्रीदिंग के लिए, यहाँ आपके लंग्स एम्प्टी हैं, पूरा आपने एक सांस लिया, ये पूरक। फिर कुंभक आपको रिटेन करना है। मैंने आपको बताया जैसे मैं स्विमिंग करता हूं तो पानी के अंदर सांस रोकने की कोशिश करते हैं, तो आप रिटेन करोगे, इसे कहते हैं आंतर कुंभक। कुंभक रखने से, रोकने से आपकी ऑक्सीजन पूरी तरह आपके लंग्स में जाती है, आपके सेल्स तक पहुंचती है। फिर एक्सहेल करते हैं, उसे रेचक बोलते हैं, और फिर एक पॉज आता है, इसे बाह्य कुंभक बोलते हैं। इस ग्राफ को समझना, क्योंकि जब मैं ओम के बारे में बताऊंगा तो ये ग्राफ बहुत जरूरी है, तब ये याद रखना आप। सिंपल है, इनहेलेशन, रिटेंशन, एक्सहेलेशन, और फिर रिटेंशन का एक पॉज आता है, दोबारा सांस लेने से पहले भी एक पॉज आता है। दैट इज द साइंस। तो ब्रेथ वर्क में हम यही है कि हम अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करके कैसे अपनी वेगस नर्व को कंट्रोल कर सकते हैं, यही प्राणायाम में सिखाया जाता है, और प्राणायाम की यही सक्सेस का कारण भी है। अब नॉर्मल इंसान जो होता है 12 से 16 बार सांस लेता है 1 मिनट में, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये वेगस नर्व कंट्रोल करती है। इसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसकी 2 ब्रांचेज होती है, आगे जाके बताऊंगा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब जब आप 12 से 16 बार सांस ले रहे हो, ये नॉर्मल है, इसका आपको पता नहीं चलता। बट जब आप स्ट्रेस में होते हो, आप देखोगे कोई एक्सीडेंट देख लेते हो, कुछ न्यूज़ सुन लेते हो, आपकी दिल की धड़कन फास्ट हो जाती है, और आप सांस भी शैलो लेने लगते हो, और फास्ट ऐसे ऐसे सांस ले रहा होता है जब एंग्शियस होता है। इसको खुद कंट्रोल करके आप इसको गिरा सकते हो, नीचे ला सकते हो। और जब आप इस ब्रेथ रेट को कंट्रोल कर लेते हो तो आप वेगस नर्व के थ्रू सिग्नल भेज देते हो ब्रेन को। हमारे लंग्स में ये रिसेप्टर्स हैं, पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स। जब आप अपने लंग्स को जानबूझ के ओवर स्ट्रेच कर लेते हो, हवा भर के रोक लेते हो और स्लो सांस लेते हो, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेस रिसेप्टर। हेरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स एक साइंटिफिक टर्म्स है। बेसिकली वेगस नर्व के थ्रू आपके ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि भाई ये आदमी स्ट्रेस में नहीं है, कोई ऐसा केमिकल प्रोड्यूस मत करो जो नो रैपिड, जो इनके हार्ट रेट बढ़ाए और बाकी नुकसान पहुंचाए। तो सिर्फ ब्रीदिंग को कंट्रोल करने से आप अपनी ब्रेन को सिग्नल जानबूझ के, तभी मैंने बोला न्यूरोप्लास्टिसिटी, यू कैन चेंज योर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। अब ये वाटर ब्रीदिंग की बात करते हैं। 4-2-4 ब्रीदिंग आपको लास्ट सेशन में सिखाई थी। 4 सेकंड में इनहेल करना है, 2 सेकंड पॉज लेना है, और 4 सेकंड में एक्सहेल करना है। इससे क्या होगा, आप एक सांस 10 सेकंड में पूरा करते हो। 10 सेकंड में पूरा होने से क्या होगा, 1 मिनट में आप सिर्फ 6 बार ही सांस लोगे। आपने आधी कर ली अपनी ब्रेथ रेट। अब ब्रेन को सिग्नल भेज दिया आपने कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। ऐसे ही जब नींद नहीं आती, बहुत लोग बोलते हैं नींद की बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें 4-8 ब्रीदिंग बोलते हैं। इसे विस्की ब्रीदिंग मैंने नाम दिया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग विस्की यूज़ करते हैं सोने के लिए। तो ये रात को आप कर सकते हो, इससे आप करने से आपको नींद जल्दी आ जाएगी। इसमें आपकी ब्रेथ रेट और स्लो हो जाती है, 4 से 6 के बीच में आ जाती है। और जब आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, कॉफ़ी, जब आपको नींद आ रही है दिन में, आप फोकस करना चाहते हो, तो कॉफ़ी ब्रीदिंग यूज़ कर सकते हो। इसमें सिर्फ एक्सहेलेशन होती है, भ्रामरी की तरह, जैसे प्राणायाम में होता है। ऑटोमेटिक सांस तो अंदर चली जाएगा, लेकिन एक्सहेलेशन करने से आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, जैसे कॉफ़ी पीने के बाद होता है। तो आप और अटेंटिव हो जाते हो और काम कर पाते। यही प्राणायाम का, इसीलिए ब्रेथ वर्क पे हमने बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की 2 ब्रांचेज है जो मैं अभी बात कर रहा था। एस फॉर सिंपैथेटिक, एस फॉर स्ट्रेस। सिंपैथी का क्या मतलब है, आपकी बॉडी आपके साथ सिंपैथाइज कर रही है, आपको बचाना चाहती है। इसे कहते हैं फ्राइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। यही वेगस नर्व जो है, ये वेगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व बोलते हैं, पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। तो जब आप स्ट्रेस में होते हो, आपका मुंह सूखने लगता है, बोलते हैं ना मुंह सूख रहा है मेरे को, घबराहट हो रही है, ये लोग बोलते हैं। तो सलाइवेशन डिक्रीज हो जाती है, आपकी ब्रोंकाई रिलैक्स, क्योंकि आप
डर के मारे भागना चाहोगे, फ्राइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, तो आपको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, आपकी हार्ट बीट फास्ट होती है, आप सांस तेज तेज लेने लगते हो। अब भागते वक्त तो आप नहीं चाहोगे कि आपको पॉटी आ जाए, तो आपके पेरिस्टाल्सिस स्लो हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किडनी खराब काम करती है, लिवर ठीक काम नहीं करता होता। तो स्ट्रेस एक तरह से पूरी बीमारियों का जनक बन जाता है थ्रू वेगस नर्व। यही जब हम ये अपनी जानबूझ के लंग्स को कंट्रोल करिए, जो ब्रीदिंग से हमने किया, तो यहां जो सेंसर्स है उसने हमने वेगस नर्व से सिग्नल भेज दिया। अब ये सब उल्टा हो गया, आपके मुंह में सलाइवा ज्यादा, आपकी डाइजेशन बेटर, हार्ट बीट स्लो, ऑक्सीजन पूरी जा रही है, पेरिस्टाल्सिस कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया, लिवर बढ़िया बाइल बना रहा है, यूरिन फ्लो ठीक है, किडनी का फंक्शन ठीक हो गया। तो सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं सिर्फ अपनी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करके। यही इंपॉर्टेंस है प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की। यही बेनिफिट्स हैं, कितने सारे बेनिफिट्स हैं, इनको पॉइंट वाइज बताने की जरूरत नहीं, आप समझ लो हर बॉडी के ऑर्गन को ब्रीदिंग पॉजिटिवली इफेक्ट करती है अगर आप इसको ठीक से फॉलो करो। सुबह उठते ही हमने बोला है ना आपको कि 10 मिनट जरूर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे दीजिए, माइंडफुल ब्रीदिंग करोगे ऑटोमेटिक ये ठीक होना रहे। दूसरा, जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, लेकिन बात एक और भी है यहाँ पे, वो है ना माला फेरत जुग गया मेरा न मिटा न मन का फेर। प्रॉब्लम क्या है, मेडिटेशन सब कर रहे हैं, ब्रीदिंग भी सब कर रहे हैं, बट स्ट्रेस फिर भी नहीं खत्म हो रहा, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना हमने ह्यूमन सेल्फ रियलाइजेशन का, वो नहीं समझा अभी तक। द्वैतवाद अद्वैतवाद जो अभी आज मैंने बोला ना, ये दो मूल मंत्र है, एक तो है न्यूरोप्लास्टिसिटी और दूसरा है अद्वैतवाद, नॉन डुअलिज्म। जब नॉन डुअलिज्म की बात करेंगे, इसमें शंकराचार्य जी ने शुरू किया था, विवेकानंद, कबीरदास, इवन भगवत गीता में कृष्ण जी ने अद्वैतवाद की बात की है। बट हम लोग ना, धर्म के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, ये कंट्रोवर्सी हो जाती है, बट मैं सिर्फ अपना एक ओपिनियन दूंगा, ये आपके ऊपर है। हम लोग द्वैतवादी हो गए हैं सब लोग, क्योंकि धर्म जितने भी है द्वैतवादी हैं। क्यों? वो बोलते हैं भगवान अलग है, हम अलग है, हम दास हैं भगवान के। और इसी तरह से इसको सभी सेक्ट मार्केट कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इसीलिए मैं अथीस्ट हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता इसी वजह से। और हिंदुइज्म की इतनी ब्यूटी है कि ये अथीस्ट को भी उतना ही एक्सेप्ट करता है, नास्तिक प्रवृत्ति को भी इन्होंने बोला है। तो पहले तो मैं वापस आके आपको ये बताता हूँ, कम बैक। जब हम मेडिटेट करते हैं, जब बोलते हैं यहाँ ध्यान लगाओ, पीनियल ग्लैंड, हमारे 2 ग्लैंड है। अगर आप चक्रास की बात करोगे, आज्ञा चक्र और हार्ट चक्र, ये दोनों हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पीनियल ग्लैंड है और यहाँ थाइमस ग्लैंड है। जितने आपके एंटी कैंसर सेल्स होते हैं ना, जो टी सेल्स बोलते हैं, टी वर्ड थाइमस से ही आया है, वो एक्टिवेट थाइमस में होते हैं। तो अगर आप चक्रा मेडिटेशन करते हो, ये 2 चक्रों पे ध्यान देते हो, तो पीनियल ग्लैंड की मैं साइंस बता रहा हूँ। सिर्फ लोग बोलते हैं मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि समझते नहीं इसके पीछे की साइंस को। पीनियल ग्लैंड हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सेक्रेट करते हैं, इसे मेलाटोनिन कहते हैं। आजकल इसकी गोलियां भी आने लगी है, मेलाटोनिन लोग लेते हैं, नींद नहीं आ रही तो मेलाटोनिन। और ग्लूटाथायन इसी का एक जनक है, यानी कि प्रीकर्सर है। ग्लूटाथायन और मेलाटोनिन दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीशीज को खत्म करने वाले तत्व हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। और ये पीनियल ग्लैंड सेक्रेट करता है। ये कब सेक्रेट करता है? जब आप पूरे अंधेरे में सोते हो और जब अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हो धूप को, इंफ्रारेड रेस, जो नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो रिफ्लेक्ट होके भी आता है। तो इंफ्रारेड रेस, आजकल इंफ्रारेड बल्ब भी बिकने लग गए हैं, रात को लोग लगा के सोते हैं क्योंकि धूप दिखती नहीं है उनको। तो इसीलिए 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटडोर एक्सरसाइज कीजिए धूप में, और रात को सोते हुए पूरा अंधेरा कर दीजिए, तो आप मेलाटोनिन। और एज के साथ है, देखो 10 साल के बच्चे का भी जब आप पैदा होते हो, थाइमस ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड दोनों किस तरह से एज के साथ खत्म हो जाते हैं। ये पूरा थाइमस ग्लैंड है 10 साल के बच्चे का, 25 साल के देखो आधे से भी कम रह गया, और फिर बाद में तो बिल्कुल ही खत्म। इसीलिए मोस्ट ऑफ द कैंसर्स 50-60 की उम्र, अब खैर वो एज कम हो रही है क्योंकि हमने ये एजिंग भी फास्ट कर दिया। इसीलिए कैंसर्स बाद में बनते हैं क्योंकि ये ग्लैंड्स खत्म हो जाते हैं एजिंग के साथ। इनको आप जवान रख सकते हो मेडिटेट करके। ये थाइमस ग्लैंड की इंपॉर्टेंस बताइए, देखिए पीनियल ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड। तो ये 3rd आई चक्र जिसको बोलते हैं ना, तीसरी आंख जो शिव जी की बोलते हैं हम लोग, यही पीनियल ग्लैंड है। क्लैरिटी देता है, कंसंट्रेशन देता है, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, मीन्स जो भी आपको एक चीज सोचने के लिए चाहिए वो
ये आई चक्र पे फोकस करके आप कर सकते हो। ये मेलाटोनिन जो मैंने बात की, धूप से आता है और नींद से आता है, और यही थाइमस को भी कंट्रोल करता है। तो ये एक एक्सिस है, मेलाटोनिन मीन्स पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, ये दोनों एक्टिवेट होते हैं जब आप चक्रा मेडिटेशन करते हो। तो इनकी एजिंग और कैल्सिफिकेशन कैसे बचा सकते हो? हाई क्वालिटी स्लीप लेके, जो मैंने बोला, और ब्लू लाइट से बच के, जो आपके फ़ोनों में होती है, जो रात को हम फ़ोन देखते रहते हैं सोने से पहले, वो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है। स्क्रीन्स खासकर सोने से पहले बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और पीनियल ग्लैंड के लिए वो डाइट जो आप ऑलरेडी ले रहे हो, वही जिंजर, वही मशरूम, वही ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो हम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, जो डाइट आपको दी जा रही है वो ऑटोमेटिक बहुत जगह काम कर रही है। टैमरिंड, इमली, धनिया, बीट रूट, ये सब इसको जवान रखते हैं। तो ऑलरेडी वो डाइट आपको सिखा चुके हैं हम लोग। और पूरी तरह हाइड्रेट रहना भी बहुत जरूरी है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। और आजकल ये जो आरओ वाटर आ गया ना, फ्लोरीन यूज़ करने लग गए हम अपने उसमें भी, तो हाई फ्लोरीन वाटर और आरओ वाटर का भी ज़्यादा यूज़, मतलब लो टीडीएस वाले पानी को यूज़ करने से भी कैल्सिफिकेशन फास्ट होती है बॉडी में, आपकी एजिंग फास्ट होती है। मेरे घर में आज तक मैं दिल्ली जल बोर्ड का ही पानी पी रहा हूँ, मेरे पास कोई प्यूरीफायर नहीं है अभी भी, मेरे बच्चे भी वही पीते हैं। तो योगा कैसे हेल्प करता है पीनियल ग्लैंड पे? जो ये मुद्राएं है ना, जो ये सांभवी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये भी एक्टिवेट करती है पीनियल ग्लैंड को। इसके पीछे साइंस है पूरी, और एक्सरसाइज और आसना तो करते ही हैं। तो स्पिरिचुअलिटी पीनियल ग्लैंड को कैसे, वो बताइए, एशियट इजिप्ट जितनी बुद्धिस्ट एशियंट जितनी अवेकनिंग टेक्निक्स है, ये सब पीनियल ग्लैंड के ऊपर ही फोकस है। और ये मुद्रा की जो बात की, इसीलिए ऑटोमेटिक मेडिटेशन, अब आप मेडिटेशन करोगे ना तो आपके दिमाग में ये चीजें रहेंगी कि ये दो ग्लैंड्स अगर एक्टिवेट हम करते हैं, इस पे ध्यान देते हैं, तभी आप मेडिटेट को फोकस कर। नहीं तो क्या होता है, 2 दिन करी, तीसरे दिन छुट्टी, चौथे दिन छुट्टी, तो मेडिटेशन की वैल्यू को नहीं समझते जब तक साइंस नहीं। यही त्राटक क्रिया, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है जिनको याद नहीं होता, ये पीनियल ग्लैंड पे फोकस करती है। बंद अंधेरे कमरे में आप मोमबत्ती जलाओ या किसी एक लाइट पे फोकस करो तो आपकी अटेंशन बढ़ती है। अटेंशन बढ़ेगी तो आपका फोकस बढ़ेगा, तो आपको याद, जो काम आप 10 मिनट में याद करते हो 1 मिनट में होने लगेगा। ये जो मैंने चक्रों की बात की, ये भी हमारे उसमें विबग्योर कहते हैं ना, वायलेट इंडिगो, इसमें 2 चक्र जो बात की, ये हार्ट चक्र जहाँ थाइमस ग्लैंड है, एंड दिस इज अजना, थर्ड आई चक्र जहाँ पे पीनियल ग्लैंड है। इन 2 पे फोकस आप करके मेडिटेट करो। वैसे तो सब पे करना चाहिए, 2nd डिग्री रेकी मैंने की हुई है प्रैक्टिस, तो उसमें हम इन्हीं को जागृत करने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। आप इमेजिन करोगे, जो गोल्डन बॉल मेडिटेशन की बात की थी, आप इमेजिन करोगे कि एक गोल्डन बॉल यहाँ से राइज कर रही है, इसको योग निद्रा का नाम भी बोलते हैं। और जब जब जिस जिस चक्र पे वो जा रही है, वो लाइट रेडिएट हो रही है थ्रू आउट ऑल योर यूनिवर्स। तो ग्रीन चक्र पे आप इमेजिन कीजिए ग्रीन लाइट हो रही है, और इंडिगो में आप कीजिए इंडिगो। ऐसे सभी चक्रों को आप जागृत कर सकते हो। हमारी कहीं ना कहीं इन्हीं चक्रों में पूरी इंट्यूशन फंसी रहती है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह बोलते हैं ना हम लोग, यहीं फंसे हैं कहीं ना कहीं। ये सबसे मोह का चक्र है, रूट चक्र, काम और मोह यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो जब तक ये जागृत नहीं हो गया, आप रियलाइज नहीं कर सकते। देखिए विजुअलाइजेशन ऑक्सफोर्ड वाले छाप रहे हैं हमारे बारे में, हमारे सारे ग्रंथ चुरा के ले गए, हमने कुछ पढ़ा नहीं, ना सीखा, साइंटिफिकली पढ़ते नहीं हम लोग इनको। तो विजुअलाइजेशन की, और आगे जाके बताता हूँ, इवन वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो गेम बना दी है अपने कैंसर पेशेंट के लिए। तो ये फोल्डेड नाम से आप विकिपीडिया कर सकते हो। वीडियो गेम क्या है? एक विजुअलाइजेशन का ही कॉन्सेप्ट है। एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में आप जी रहे हो। मैं भी अपने कैंसर पेशेंट को बोलता हूँ, मेरे पास ये है नहीं गेम्स, तो मैं पैकमैन का एग्जांपल देता हूँ। कुछ कैंसर पेशेंट को मैंने बोला, पैकमैन खेलते थे ना हम लोग, ऐसे 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 वो खाता था गेम को, आपने खेली होगी। तो पैकमैन में मैं उनको बोलता हूँ कि आप इमेजिन करो कि ये आपके इम्यून सेल्स हैं, और जो ये है जिसको वो खा रहा है पैकमैन में, ये आपके कैंसर सेल्स हैं। तो कुछ लोगों को बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है, जो नेगेटिव हो गए थे। ये फैमिलीज के अपडेट है मेरे पास। लीवर कैंसर का हमारे पास एक बहुत एडवांस केस है जो हम पैलिएट कर रहे हैं, जिनकी बहुत कम उम्मीद है, लेकिन आज उनको 2.5 महीने हो गए हमारे साथ। 15 दिन का उनको टाइम दिया गया था। वो उनको मैंने ये गेम का एग्जांपल, उनके बेटे ने डाउनलोड करके ये खेल रहा है। तो विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो वीडियो गेम एक आसान तरीका है जो बच्चा भी विजुअलाइज कर सकता है।
बट पॉजिटिव वे में, नेगेटिव नहीं। तो डिजिटल गेम्स भी कैंसर मैनेजमेंट में, देखो ये एक रिसर्च पेपर, तो हम विजुअलाइजेशन मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, जो अभी चक्रा मेडिटेशन हमने समझी, ये बहुत सारे जगह पे ये फॉलो हो रहा है, ठीक है। और ब्लू लाइट के बारे में बात की, कितने सारे नुकसान है ब्लू लाइट के, इसलिए वो पुरानी अलार्म क्लॉक अच्छी थी। फ़ोन को अलार्म क्लॉक यही प्रॉब्लम, नींद नहीं आई, टाइम देखते रहते, तो इससे बचना जरूरी है ब्लू लाइट से। और ब्रीदिंग के बारे में, जैसे ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सेम कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ इसलिए ये इंपॉर्टेंस ये बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ दोबारा उसी बेसिक टेक्निक पे आ रही है जो हमें आपको सीखना और प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। मेडिटेशन, इसका रेगुलेटरी रोल, ये सब में गट ब्रेन एक्सिस कैसे मेडिटेशन हेल्प करता है उसमें। सिमिलरली आपका माइक्रोबायोम, जो हमने बार बार बात की, ठीक है, जैसे माइक्रोबायोम को कैसे इंप्रूव करना है, कैंसर को कैसे इंप्रूव करना है, मेडिटेशन उसमें भी हेल्प करता है। इफेक्ट ऑफ मेलेटोनिन एंड ग्लूटाथाइन, दोनों आपका पीनियल ग्लैंड बनाता है, ठीक है। और लिवर में, माउस के लिवर और किडनी में ग्लूटाथाइन पेरोक्सिडेज की एक्टिविटी को बढ़ा दिया इसने, यानी ग्लूटाथाइन की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। पीनियल ग्लैंड डिसफंक्शन, देखो एल्जाइमर डिजीज जो हमने अभी बात करी, तो अगर आप मेडिटेशन से एक्टिवेट करते रहोगे, आपका न्यूरो डिजनरेशन भी रुक जाएगा। देखिए रोल ऑफ इम्यून पीनियल एक्सिस इन न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज, जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं आप लोग मेडिटेशन के थ्रू। न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो मैंने बोला, इस बात पे भरोसा रखो, इस बात को समझो कि हम अपने रिस्पॉन्सेस को चेंज कर सकते हैं। बट अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार ड्राइव करते हैं, तभी तो इंस्टिंक्ट बनती है ड्राइविंग की, या स्विमिंग सीख जाता है आदमी, भूलता है कभी, साइकिल चलाना सीख जाता है कोई, भूलता है। ऐसे ही हमें बार बार ये प्रैक्टिस करके इंस्टिंक्ट बनाना पड़ेगा। कोई हमें गाली दे रहा है, उसको इग्नोर करने की इंस्टिंक्ट बनानी पड़ेगी। वो इंस्टिंक्ट तभी बनेगी जब उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, और यही न्यूरोप्लास्टिसिटी सिखाती है। और मेडिटेशन न्यूरोप्लास्टिसिटी में भी हेल्प करती है बहुत पॉजिटिवली। ये सारे ऑर्गन्स हैं, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली ये सारे हमारे इमोशन सेंटर्स हैं, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस एटसेट्रा। अब मैं मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट पे आऊँगा, जो मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगा, सिर्फ मैं किस तरह से अपने डेली स्ट्रेसेस को टैकल करता हूँ। और ये मेरी, जो मैं ट्रैवल करता हूँ बहुत जगह पे बाइकिंग टूर्स वगैरह से, जो मैं सीखा हूँ ये आपको शेयर कर रहा हूँ। रिलीजन एक बहुत ही पर्सनल कॉन्सेप्ट है, फेथ इन गॉड भी, मेरा कोई गॉड पे फेथ नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी ये बताना चाह रहा हूँ। अब आपकी मर्जी, आप इसको कैसे रिएक्ट करने, इसको कैसे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट। पहले तो भगवान पे भरोसा करने से क्या हो जाता है, बड़ी हारी हुई सोच आ जाती है। अद्वैतवाद बोलता है देयर इज नो डिफरेंस, पूरा कॉस्मिक, हम सब एक हैं, एक ही आत्मा है हम सब के अंदर। बाकी ये मिथ्या रूप है कि हम जब अलग अलग दिख रहे हैं, दैट इज ओनली फिजिकल नेचर। और अगर आप क्वांटम फिजिक्स की बात करते हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन, नील बोर, सबको वो मिला हुआ है नोबेल प्राइज, तो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से भी, ओपनहाइमर अभी बड़ी मूवी आई थी, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से दिस बॉडी इज नॉट फिजिकल कलेक्शन ऑफ सेल्स, ये एक वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग वाइब्रेट कर रहे हैं, वी आर जस्ट ए कलेक्शन ऑफ एनर्जी सोर्स। तो अपनी एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, वी आर नॉट फिजिकल। और वही बात सच है जो ये लोग बोलते हैं ना कि मिट्टी में मिलना है। तो मैं जो बेसिकली मुझे जो समझ आया, बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है सिर्फ 3 ही कारण है दुख के, या डिजीजेस के, या स्ट्रेस के, क्रेविंग, क्लिंगिंग और ग्रास्पिंग। इसको हम अपने वेदों के हिसाब से समझें, काम और लोभ, क्रेव कर रहे हैं ना हम किसी चीज का, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, सब इकट्ठे। फिर क्लिंग, जब मिल जाता है, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत खुश था कॉलेज में, एक छोटी सी बाइक थी, 5,000 की तनख्वाह थी, लेकिन फ्रीडम था, सोच थी। अब क्या चीजें इतनी आ गई, अब उसको क्लिंग की ये खो ना जाए, स्टेटस क्यों। कभी कभी पेशेंट कम हो जाते थे पहले, अब तो नहीं है, तो मुझे डर लगता था जब 5 साल हुए थे, 6 साल, कि यार जैसे इस सीजन में हमारे पास पेशेंट कम हो जाते हैं, हेल्दी सीजन बोलते हैं, तो मेरे को डर लगता था क्लिनिक चलेगा नहीं चलेगा, आगे क्या करूंगा मैं, ये वो। तो फिर स्टेटस क्यों, कि सब जो मिल गया वो वैसा ही बना रहे, तो ये मोह आ जाता है। और फिर जब नहीं मिलता तो क्रोध बढ़ता है। तो जैसे इसमें लिखा है ना, इच्छाएं, इच्छा अनिच्छा की बात की अष्टावक्र गीता में, तो इच्छाएं पूरी होती हैं तो मोह बढ़ जाता है, और इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं
तो क्रोध बढ़ता है। और दोनों ही कारण है हमारे सारे स्ट्रेस के। इसको साइंटिफिकली समझो, इसमें कोई मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट में नाम दे दिया, साइंस है पूरी। फॉरगिवनेस एंड डिटैचमेंट, ये नेक्स्ट सेशन हमारी माइंड कोच एंड डॉक्टर रोशनी वो करेंगी इस पे आपके लिए। प्रोजेक्ट, इसको मैंने थोड़ा और प्रैक्टिकल दिया। पीपल, 3 P's ऑफ स्ट्रेस, पीपल, प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम। ज़्यादातर हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सास बहू का झगड़ा, माँ बाप का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, बहन बहन का झगड़ा, इन्हीं से सारे दुख आ रहे हैं। तो जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते ना लोगों को, फॉरगिव नहीं करते, तब तक ये नहीं खत्म होता। प्रोजेक्ट, काल करे सो आज कर, सब कबीरदास ने बोल तो दिया है। हम लोग क्या प्रोक्रेस्टिनेशन पे भी किताबें पढ़ते हैं। तो सेल्फ हेल्प बुक नहीं चाहिए। अगर किसी चीज़ का सोल्यूशन है करके ख़त्म करो, नहीं है तो उसके बारे में सोचना बंद करो, यूनिवर्स खुद ही सोल्यूशन दे देगा। और सीक्रेट करके एक बुक लिखी है कि यूनिवर्स अट्रैक्ट करता है। वो कैसे अट्रैक्ट करेगा? जब तक आप अद्वैतवाद को मानोगे नहीं, समझोगे ही नहीं कि यूनिवर्स और मैं एक हैं, तब तक आप अट्रैक्ट करोगे ही नहीं। प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि उससे अलग माना हुआ है ना अपने आप को। आपने सभी धर्मों ने यही सिखाया है। इसीलिए मैं ये बुक्स की ना कभी विवेचना नहीं पढ़ता। विशेष विवेचना पढ़ोगे ना, उससे क्या होता है, आप जो राइटर ने लिखा है ना, राइटर की सोच वो आपके दिमाग में आ जाएगी। राइटर चाहता है आपको कुछ और बताना, तो आप अपनी सोच खुद देखो। आप इनको पढ़ो, मैं अभी दूंगा आपको, पढ़ के आप खुद की सोच बनाओ, राइटर की सोच मत समझो। फिर राइटर तो अपने हिसाब से, उसके कोई ना कोई मोटिव होते हैं राइटर के, उसने कुछ ना कुछ अपने धर्म को बढ़ाना है, घटाना है, जो भी मैं इसमें पढ़ूंगा नहीं। लेकिन आप अपनी सोच देखो, क्योंकि आपकी जर्नी, आपकी लाइफ जर्नी आपकी खुद की है। तो जब तक अपना कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे लाइफ को लेकर, तब तक वो नहीं वो होगा। और प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन है। और नेगेटिविटी, आसपास जैसा आपका पॉजिटिव हो। इस प्रोत्साहन प्रोग्राम का क्या बेनिफिट है? ये ग्रुप जो हमने बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, और वैसे भी अब आज जो हम सब मिल रहे हैं, ये जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, इसी से आप एडवांस कर सकते हो। नहीं तो क्या है, 4 लोग आके नेगेटिव बातें करेंगे, आप नेगेटिव हो जाओगे। और लाइफ है क्या? अगर लाइफ का मेजरमेंट देखें, आप बताइए लाइफ कैसे मेजर की जाती है? क्या यूनिट है लाइफ की? टाइम। टाइम, लाइफ को हम टाइम में मेजर करते हैं। अब ये टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं, गुड टाइम्स और बैड टाइम्स। आपने, हम सब ने जितने टाइम में मरना है, मरना ही है। अब उसको हम कितना कैसे व्यतीत करें उस टाइम को, चाहे बुरी और गुस्से में व्यतीत कर लो, बुरी सोच में कर लो, चाहे अच्छी सोच में कर लो। कुछ चीजें, कुछ हमारा जो मैंने अपने पर्पस की बात करी थी, कभी तो हमें हायर कॉलिंग है कुछ। जैसे मेरे दिमाग में ये सोच आई कि मैं प्रोत्साहन प्रोग्राम बनाऊंगा 6 साल पहले, तो कहीं यूनिवर्स से ही आई ना, मैंने तो नहीं बनाई। तो मेरा कनेक्शन यूनिवर्स से होना जरूरी है। अगर इसको ब्लॉक कर दोगे तो फिर वो कोई सोच नहीं आएगी। तो पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना, सुबह सुबह उठते ही फोन तो ऑन मत किया करो। सबसे पहले तो मेरा फोन 11 बजे से पहले ऑन नहीं होता, पेशेंट बड़े दुखी रहते हैं इसीलिए। लेकिन क्या करूं, अगर मैं सुबह उठते ही करूंगा तो दूसरों की प्रॉब्लम्स ले लेता हूं अपने ऊपर। फिर मेरी अपनी जो ग्रोथ है, सेल्फ पढ़ने का टाइम है, वो सब चला जाता है उसमें। दवाई तो मैंने 2 बजे के बाद ही देनी है जब क्लिनिक शुरू होनी है, तो मैं 11 बजे भी पढ़ के वो तब भी करूंगा वो काम। सुबह 6 बजे उठ के फोन देख के काम तो मेरे ऑफिस आवर्स में ही करूंगा ना। तो ये पहले से स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जो जर्नी आपकी शुरू की सुबह का जो टाइम होता है वो अपने लिए रखना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। बाकी फियर, बिना बात के डरते रहते हैं, वो भी इसलिए, डर हमने द्वैतवाद से पैदा किया। हमें डरा देते हैं, ये पाप हो गया, ये पुण्य हो गया, ये वो हो गया, ये वो हो गया। अष्टावक्र ने लिखा है, जब आप अद्वैतवादी हो जाओगे तब। इन्होंने बोला है कि प्रारब्ध यानी डेस्टिनी से जो सुख आपको मिले हैं पूरी तरह भोगो उसको। ओशो भी यही बोलते थे। लेकिन बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ, मैं अभी डिस्कस करूंगा कैसे। इच्छाएं पूरी होती है तो मोह बढ़ता है, नहीं पूरी होती तो क्रोध बढ़ता है ना। भगवत गीता में भी ये लिखा है। इस हायरार्ची को समझो पहले तो। गीता में भगवत गीता में एक हायरार्ची बताई है। जैसे जड़ पदार्थ, यानी इसको मैं टच कर रहा हूं तो ये हो गया जड़ पदार्थ यानी कि विषय। इसको सेंस कौन कर रहा है? मेरी ऑर्गन। ये हो गई हमारी इंद्रियां। इंद्रियों के ऊपर आता है मन, जो मन कंट्रोल करता है। ठीक है, इसमें वही चीज लिखी है। फिर इंद्रियों के मन के बाद आता है हमारा ये हायरार्ची समझनी चाहिए। पहले तो हो गया जड़ पदार्थ, ये जैसे टच कर रहा हूं मैं, उसके ऊपर आ गई इंद्रियां, सेंस ऑफ टच, नोज है, माउथ है, टंग है, सुनना है। हम अच्छी चीजें सुनना चाहते हैं, गाली सुन के कोई खुश होता है, सेम चीजें। फिर उससे ऊपर आती है
मन, मन इनको इंद्रियों को कई कई जगह वो दिखाते भी है कि हॉर्स की लगाम है मन। तो बेसिकली इन सब ने बोला है कि मन को कंट्रोल करो, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, ये वाली बात है ना, वो वाली बात है। और मन से ऊपर आती है बुद्धि। इस हायरार्ची को समझो, तब आप बुद्धि से फोकस करोगे, नहीं तो मन तो दौड़ाते ही रहता है हमें, ये खा लूं, मीठा खाने का मन कर रहा है, मन कर रहा है, बोलते हैं मीठा खाने का मन कर रहा है। मन को रोकेंगे तब ना जब बुद्धि आएगी। तो इस हायरार्ची को साइंटिफिकली नहीं समझा, बस पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, बार बार जपते रहते हैं समझे बिना। साइंटिफिकली पढ़ो तो सही, सब लिख दिया है। और फिर बाद में चैप्टर 17 में वो भी तो बताया, सात्विक आहार, तामसिक आहार। तो आहार की बात भी तो भगवत गीता में कर दी गई है, बट उसको साइंस से तो समझना नहीं हमने। तामसिक के लिए बोल देंगे कि भाई लहसुन और प्याज तामसिक है, क्यों भाई, कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा इसमें। तो ये सेक्ट फैला रहे हैं और चीनी को बंद नहीं करते। जिसको खा के सबसे ज्यादा नींद आए, मेरा मानना तो यह है कि वो तामसिक होता है। तमस वर्ड रात के लिए आया, तो नींद तो सबसे ज्यादा दूध के प्रोडक्ट और चीनी खा के आती है, बट वो तो प्रसाद में आप लोग बांट रहे हो, वहां तो नींद। तो तमस तो लहसुन प्याज खाने से उसको तामसिक बोल दिया, जिसने आपकी हेल्थ को बचाना है, आपको हार्ट अटैक से बचाना है लहसुन ने, और जिसने नहीं करना। तो साइंटिफिकली समझना जरूरी है, इसलिए अपनी सोच खुद बनाओ साइंटिफिक होके, मेरा मानना तो यही है। और वही डर की बात है ना, हम लोग ख्याली भूतों से डरते रहते हैं, यूनिवर्स हमें वो देगा भी नहीं, क्योंकि आप पहले पॉजिटिव हो जाओ, वो डर आता ही नहीं है कभी, कल मेरा लॉस हो जाएगा, वो होना ही नहीं है वो लॉस, लेकिन पहले से डरे हुए हैं। इसीलिए पूरी तरह जोर से ना जीते हैं ना चैन से मरते हैं। देखो अब पर्पस की बात करें, हम बोल देते हैं पर्पस, हैविंग ए पर्पस इन लाइफ। अगर वेदों में पढ़े तो पर्पस क्या होता है? धर्म, फुलफिलिंग वंस पर्पस। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपकी सबकी लाइफ कॉलिंग है एक। अब वो क्या है, वो आपको मेडिटेशन से मिल जाएगी, मेरा तो ये मानना है खुद। फिर है अर्थ, पैसे कमाना जरूरी है, प्रोस्पेरिटी जरूरी है, आप अपनी फैमिली को कैसे पालोगे नहीं तो। काम, डिजायर, सेक्सुअलिटी एंड एंजॉयमेंट। इस जिंदगी का फायदा ही क्या जब तक एंजॉय नहीं किया, ठीक है। और मोक्ष, एनलाइटमेंट, जो आज इसमें बोलोगे। मोक्ष का ये मतलब नहीं है कि भाई चले गए, बैठ गए कहीं कुटिया बना के और वैराग्य ले लिया। इसमें लिखा है कि आप सारे कर्म करके मोक्ष, सब ने ये लिखा है। मोक्ष का असली मतलब है निष्काम कर्म। मोक्ष की डेफिनेशन पता है क्या है? इसमें लिखी है चैप्टर 2 में भगवत गीता में। मोक्ष की डेफिनेशन है समभाव, समता को पहना। असली योग पता है क्या है? सम होना, यही लिखा है कृष्ण जी ने। सम का मतलब आपका रिएक्शन सेम रहे, चाहे आपको कोई गाली दे चाहे कोई वो करे, ये लिखा हुआ है इसमें 2nd चैप्टर में। तो ये आपको समझना पड़ेगा, अपने आप को हमें समभाव लाना है, यानी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी यूज करके अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना है, यही लिखा हुआ है इसमें। बॉडी, माइंड, सोल, ये बोलते हैं ना हम लोग, बोल तो देते हैं। अब इसको कैसे इन्होंने समझाया है मांडुक्य उपनिषद में, ये बात करेंगे। उससे पहले मैं और भी राइटर्स जिन्होंने इसकी बात की, मॉडर्न राइटर्स हैं ये, जो हमने बैच फ्लावर थेरेपी की बात की थी, उन्होंने भी ये बोला रियल सेल्फ को जानिए, डिवाइन सेल्फ को जानिए। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ हायर कॉलिंग डॉक्टर हैनेमैन ने बोला, हमारे जो फाउंडर ऑफ होम्योपैथ हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने बोला। एंड इकिगाई जो जापानीज लोग ओकिनावा बोलते हैं ना, पर्पस ऑफ लाइफ। ये एक पिक्चर है भगवत गीता में, ठीक है, शुरू में है ये। अब इसको और आप बैच फ्लावर थेरेपी के कॉन्सेप्ट को समझो, और वही यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट मैंने बोला, अद्वैतवाद। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक ईगो ले आते हैं, इसने ब्लॉक कर दिया, ईगो ने, डिस्पोंडेंसी। ये आदमी सोच रहा है कि मैं ये कर ही नहीं सकता, इसके अंदर डिस्पोंडेंसी आ गई। ये किसने क्रिएट की? इसके मन ने। ईगो क्या होता है? रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, देह आत्म बुद्धि। इसमें बार बार लिखा है देह आत्म बुद्धि, देह आत्म बुद्धि से बचो। हम क्या करते हैं, इस देह को ही हम मान लेते हैं। ईगो का कॉन्सेप्ट यही है। मतलब बच्चा पैदा होता है, उसको थोड़ा पता है, हम नाम देते हैं उसको। तो मैं जयंत हूं, ये कॉन्सेप्ट द्वैतवाद का है। मैं जयंत हूं, वो गरिमा है, वो विनय है, हम अलग अलग है, ये द्वैतवाद है। अद्वैतवाद यही कहता है। तो ये ईगो पहले तोड़ती है ये दवाई। इन्होंने तो दवाई दे दी लार्ज, बट ये भगवद गीता में कितना अच्छा ब्यूटीफुली पिक्चर में बता दिया कि हमारा कनेक्शन है यूनिवर्स। थॉट जनरेट कैसे, अपने आप तो नहीं होते। मेरे अंदर कोई थॉट आया, आज की आप यहाँ क्यों आए हो, आपके अंदर कोई थॉट आया, कहीं से तो आया, ये यूनिवर्स ने आपको दिया। अब आपने क्या अट्रैक्ट करना है यूनिवर्स से, ये आपके ऊपर है। अगर आप नेगेटिव सोच रखते हो, डिस्पोंडेंसी रखते हो, तो डिस्पोंडेंसी आएगी। जैसे ही पॉजिटिव हो जाओगे, यूनिवर्स अपने आप पॉजिटिव चीजें देगा आपको।
यही वो किताब है ना सीक्रेट नाम से, उसमें यही लिखा है। तो इस हायरार्ची को समझिए, इंद्रियों को कंट्रोल कर लो, मन को कंट्रोल कर लो, बोल तो दिया, कैसे? आसान तो है नहीं, मन तो मीठा पड़ा है, अब कैसे करोगे? इसी को अद्वैतवाद में समझाना है। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों लिखा है ना, ये सब। तो क्या है, इंद्रियां तो संतुष्ट होती नहीं है। 2 मिनट का मजा है, चीनी खाई, अभी तो बड़ा अच्छा गुलाब जामुन लगा, कितनी देर? लोग सिगरेट पीते हैं, 10 आधा घंटा नशा रहता है, बस उसका दिमाग घूमता है। ट्राई कर लेना चाहिए, मैंने भी किया है इसलिए बता रहा हूँ। अल्कोहल लेते हो आप, एक रात भर नींद आती है अच्छे से, सुबह फिर गायब। तो इट इज ऑल वेरी शॉर्ट लिव्ड। तो बोलते हैं नश्वर है चीज, मिथ्या। इसमें लिखा अष्टावक्र ने, आशा और तृष्णा, माया मरी ना मोह मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इसका मतलब क्या है? ये सब साइंटिफिकली समझो। हम सब समझ लेते हैं, काम सबको पता है, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या सबको पता है, मिथ्या अभिमान। मिथ्या वर्ड नहीं समझ आता हमें, मुझे भी नहीं आया था, बाकी सब तो समझ लिया। अभिमान है कि घमंड आ गया, बाकी सब समझ लेते हो। मिथ्या वर्ड क्या है? मिथ्या अगर आप शंकराचार्य के हिसाब से समझोगे, साइंटिफिकली वेदों को बताते हैं वो लोग, मिथ्या का मतलब है एनीथिंग दैट हैज नो, दैट डिपेंड्स ऑन सम अदर थिंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। मतलब अगर उसको बने रहना है तो उसको किसी और पे डिपेंड होना है, और जो चीजें टेम्पररी लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड है, ये सब मिथ्या है। अब यूनिवर्स की अगर एज देखोगे तो आपकी मेरी एज 100 साल की, उसके में तो बहुत ही छोटी है, काउंट भी नहीं हो सकती। तो अगर उस हिसाब से चलें तो हमारी तो कोई एज ही नहीं है। ये मिथ्या है। मिथ्या का मतलब यही है कि जो भी चीज शॉर्ट लिव्ड है। अब मिथ्या को समझना कैसे? एक मैट्रिक्स करके मूवी आई थी, जो आईटी में है, जो बाइनरी समझते हैं 0-1 कोडिंग वगैरह में, तो काफ़ी पुरानी मूवी है, उसके 3-4 पार्ट्स हैं। उनके प्रोड्यूसर ने भी बोला था कि मेरी मूवी गीता पे आधारित है। मिथ्या का मतलब उसमें 2 वर्ल्ड दिखाए थे, एक इमेजिनरी वर्ल्ड जो मैट्रिक्स में कानू रीव्स हीरो है वो जाता है, नियो, और एक रियल वर्ल्ड जो जिसमें वो लड़ रहे होते हैं। यही कॉन्सेप्ट है मिथ्या का, अगर आप समझना चाहो तो। अब मिथ्या कैसे समझोगे? देहात्म बुद्धि है, मैंने अपने क्लिनिक में भी मेरे लगा हुआ है पोस्टर। हम लोग ना देहात्म बुद्धि, ईगो को, इंटेलेक्ट को ये समझाते हैं कि यही हमारी बुद्धि है। बच्चे को पहले से बोल देते हैं, मेरी बेटी का नाम डीजा है, डीजा मैं, अब उसके अंदर मैं आने लग गया, 2 साल की हो गया, मैं डीजा का है, ये खिलौना डीजा का है, बचपन से भर देते हैं। चलो बच्चा है वो तो अभी उसकी इंटेलेक्ट डेवलप होनी है, बट हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, सब में यही लिखा है, जितने वेदों का ज्ञान है यही है। देह आत्मबुद्धि से निकलोगे, यूनिवर्स को एक मानोगे, तभी तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, तभी समझ पाओगे कि हम अलग नहीं है। ये मीठा खाने से हम कैसे मन को कंट्रोल करोगे? जब अद्वैतवाद में जाओगे। तेरा साई तुझ में है, ये बोला है ना कबीरदास ने। तो अंदर, सबके अंदर भगवान है। हमें नफरत किसी से इसलिए तो होती है कि वो अलग है। अभी क्या इतनी लड़ाइयाँ चल रही है वर्ल्ड में, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई कुछ, हर जगह लड़ाइयाँ चल रही है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया से उधर, यूक्रेन उधर, तो सभी लड़ाइयों का, इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम जो बोलते थे, अद्वैतवाद कॉन्सेप्ट है वो। तो आपको डिफरेंशिएशन बंद करना पड़ेगा सबसे पहले तो। और ये इतना इंपावरिंग है, विवेकानंद जी ने जो स्पीच दी थी शिकागो में, उसमें ये बोला था सारी पावर आपके अंदर है। तो जब तक हम अपने आप को छोटा तुच्छ समझते रहेंगे, भगवान ही सब करेगा, तो आप एम्पावर करोगे नहीं अपने आप को। आपको 2 हाथ 2 पैर बुद्धि दे दी, अब खुद करो ना काम। आपकी पूरी लाइफ की डिसीजन, आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए अद्वैतवाद। ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। वही जीन्स वाली बात आ गई ना। तो ये जो ईगो का कॉन्सेप्ट आपने बना रखा है, आपकी तो बॉडी में सेल्स भी उतने नहीं है जितने आपके माइक्रोबायोम से 10 गुना ज्यादा है। ये कुछ अष्टावक्र के परसेप्ट्स हैं। बहुत कम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ते हैं। तो अष्टावक्र कुछ कॉन्सेप्ट है। इन्होंने पहले चैप्टर में क्या लिखा है कि हम लोग के मनुष्य पंचभूत नहीं है, बोलते हैं ना। ये बोलना आसान है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। अद्वैतवाद में भगवान को अगर शब्द को तोड़े, भगवान भगवान करते रहते हैं। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आकाश आ से, और ना से नीर, हो गए पंचभूत। तो भगवान अलग नहीं है आपसे, आपकी बॉडी में ही भगवान रहते हैं।
ये कॉन्सेप्ट जब देहात्म बुद्धि से निकलोगे ना, देह तो इन पंचभूतों से बना है, लेकिन आप देह नहीं हो। आप क्या हो? अब ये सवाल उठता है कि आप देह नहीं हो तो आप क्या हो? तो अष्टावक्र की गीता में पूरा एक कॉन्सेप्ट एक ही चीज बोलता है, सार में बता देता हूं। आप हो निर्लिप्त समद्रष्टा। मतलब निर्लिप्त मीन्स जो आप काम कर रहे हो, जो आपकी बॉडी काम कर रही है, जो आपका मन सोच रहा है, आप उसमें वो नहीं हो। आप जयंत नहीं हो, जयंत का मन सोच रहा है वो नहीं हो। आप निर्लिप्त हो, आप उसमें लिप्त नहीं हो, आप समद्रष्टा हो। अब ये कैसे कॉन्सेप्ट आएगा? जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपके मन में, हम बियर बबल एक मेडिटेशन की बात की थी, तो जब आप मेडिटेशन करोगे आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, ये काम है, वो काम करना है, ये मेरा काम रह गया, इस टाइम में वहां पहुंचना है। ये क्या है? जब आप मेडिटेट कर रहे हो आपके मन में आ रहे हैं ना थॉट्स, लेकिन कोई चीज उसको समझ रही है, वो दृष्टा है। लेकिन बुद्ध बोलता है इन थॉट्स में इन्वॉल्व मत हो। जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो, जो थॉट है कि मुझे कल जाना है, परसों जाना है, वो मेरे बारे में ऐसे बोलता है, वो ऐसे बोलता है, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, अब बियर के ग्लास को देखते हो, उसमें बबल्स उठ रहे होते हैं, लेकिन आप उसको देख रहे हो ना, बबल तो उठे जा रहे हैं, उसको रोक भी नहीं पा रहे आप। तो ये निर्लिप्त समद्रष्टा होने का यही कॉन्सेप्ट है। तो जब आप अद्वैतवाद में जाओगे तो आप समझोगे आपकी आत्मा, यूनिवर्स की आत्मा सब एक है, परमात्मा अलग नहीं है, और आप उसके साक्षी रूप में रहोगे। यहां लिखा है ना, केवल साक्षी हो। पंचभूत तो केवल साक्षी हैं, मुक्ति की इच्छा रखने वाले को आत्मा को जानना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट आपको फ्रीडम देगा स्ट्रेस से। तो निर्लिप्त समद्रष्टा बनो। सम वर्ड है, आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। गुस्सा आए तो, गुस्सा भी एक इमोशन क्या है एक्चुअली वर्ड, अगर आप साइंस से समझते हो, इमोशन सिर्फ एक इलेक्ट्रिक इंपल्स होती है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ब्रेन में प्रोड्यूस हुई और निकल गई। गुस्सा आया, गाली दे दी। अब प्रॉब्लम क्या होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए गुस्सा तो आ गया, लेकिन उसके गुस्से पे हमने बोल इतना कुछ देना है, वो वर्ड वापस नहीं होते, और सामने वाला फिर उस पर रिएक्ट करता है, उस वर्ड पे। दिल्ली में क्या, रोड रेज में गोलियां तक चल जाती है। तेरी माँ बहन होती है, सामने से उसने बोली, मैंने उसको बोल दिया, तू मेरे से बड़ा, मैं उससे बड़ा। ये कॉन्सेप्ट ही तब आता है जब अद्वैतवाद है, सॉरी द्वैतवाद है। अद्वैत का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप लड़ोगे ही नहीं। आपके इमोशंस तो जनरेट हो गए, आपने समझ लिया उसको, समद्रष्टा हो गए ना। मुझे गुस्सा आया, वो तो जयंत को गुस्सा आया, बट मैं तो जयंत हुई नहीं। ये कॉन्सेप्ट है अद्वैतवाद। पूरे अष्टावक्र महागीता में यही लिखा है। इसके आगे सब इसके फर्दर इलैबोरेशंस हैं, ठीक है। आत्मा ही एकमात्र दृष्टा है, क्योंकि वह सदा मुक्त है। अगर आपने ये समझ लिया ना, तो मैं तो इसलिए बोलता हूं आपको देह से विलग रहना। ये एक एक्चुअली स्टोरी है, जनक, राजा जनक को सुनाई थी अष्टावक्र ने। ये वो जनक नहीं है सीता के पिता, ये दूसरे जनक है। जनक उस वक्त राजा को कहते थे जो सबका पालन करता था, जनक, जनता को पालने वाला। तो ये उनको समझाते हैं, ये जनक को, उसकी एक वो स्टोरी लाइन है ये उसकी। तो उसमें यही बोलते हैं, इनमें इसमें लिखा है कि जनक ना इसको सुनने का विधेय हो गए थे, विधेय के लाए, यानी देह से अलग हो गए थे। आप सारे काम कर रहे हो वर्ल्ड में, सब काम कर रहे हो, सब करते करते भी आप उससे अलग हो सकते हो अगर आप समद्रष्टा हो जाओगे तो, यानी आत्मा का कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो। यही पूरी इसमें लिखा है। और साथ में एक चीज और इसमें लिखी है कि मैं करता नहीं हूं। हम लोग अपने आप को करता मान लेते हैं। अब इसमें लिखा है गीता में, निष्काम कर्म करो। कैसे करो भाई? मैं आज काम पे जा रहा हूँ, प्रॉफिट तो एक्सेप्ट करता हूँ ना कि भाई मुझे कुछ पेमेंट हो, कुछ पैसे कमाऊँ मैं, लेकिन वो तो जयंत कमा रहा है, जयंत तो है ही नहीं। जयंत ने तो 80 साल बाद मर जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, फिर वो क्या है जयंत? वो कॉन्सेप्ट हम समझते नहीं है। तो मैं करता नहीं हूं, ये अगर समझोगे, ये बोलना बहुत आसान है, निष्काम कर्म करो, सब ये गाना गाते रहते हैं, मन को कंट्रोल करो। कैसे करोगे जब तक ये नहीं समझोगे? मैं करता हुई नहीं। तो ये जो निर्लिप्त समद्रष्टा वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये जब तक नहीं समझोगे तब तक इस मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट में नहीं आओगे आप। इसीलिए आपका मन भी कंट्रोल नहीं हो पाता ना, क्योंकि हम सेल्फ को उस मन के साथ इलेबोरेट करते हैं। भाई मैं लड्डू खा रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है मीठे का, मैं सिगरेट पी रहा हूं, मेरा नशा हो रहा है दिमाग में। तो ये कॉन्सेप्ट तब तक नहीं छूट पाता जब तक हम, और क्या है, फिर लोग इंजॉय भी नहीं करते इन सब। और भी चीज लिखी है कि सब प्रेजेंट में रहो, बी इन द प्रेजेंट। मेरी एक फेवरेट मूवी है, बच्चों के साथ मैं देखता हूँ, कुंफू पांडा। उसमें इनर पीस का एक कॉन्सेप्ट है। उसमें वो बोलता है प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो। ये सब यही बोलते हैं प्रेजेंट में रहो, लेकिन प्रेजेंट में रहेंगे कैसे? क्योंकि दिमाग में तो चिंता घूम रही है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है।
प्रेजेंट में तभी रहोगे, और प्रेजेंट को इसमें यही लिखा है प्रारब्ध प्रदत्त जितने सुख हैं वो भोगो, लेकिन लिप्त मत हो उसमें। निर्लिप्त का वर्ड वही है। हम क्या करते हैं, अभी मीठा बड़ा अच्छा लग रहा है, और मिल जाए और मिल जाए, लिप्त हो गए ना, फिर कल मीठे के लिए। तो वो प्रारब्ध से नहीं आया, आप मेहनत करके प्रयास कर रहे हो, जा रहे हो, क्रेविंग आ गया ना, क्रेविंग, क्लिंगिंग, ग्रास्पिंग, वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो जब तक इसको नहीं करोगे आप, तब तक देखो क्या लिखा है, ना तू करता है ना भोगता है, तू सदैव मुक्त है। आपकी आत्मा को क्या पता है, मैं तो अभी वही इमोशन जनरेट तो अभी हो रहे हैं टेम्परेरी, जयंत के दिमाग में हुए, जयंत ने तो लेकिन मर जाना है कल, फिर मीठा कौन खा रहा है। तो आत्मा तो निर्लिप्त रहेगी। ये कॉन्सेप्ट अद्वैतवाद का है, इसी को समझना है। कबीर दास ने कितनी जगह बोल दी है ये चीज, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए। मन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बार बार बोला। इस पे एक पूरा चैप्टर है तृष्णा के ऊपर, आशा और तृष्णा। अष्टावक्र बोलते हैं तृष्णा, तृष्णा ही अनुचारक है उन सातों चीजों का, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, इनका अनुचारक ये तृष्णा है। मृग तृष्णा नहीं है। आत्मा आपके अंदर है, आप बाहर ढूंढ रहे हो मंदिरों में, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट डुअलिज्म का अपना लिया, भगवान आपसे अलग है। तो वही मृग की तरह हम घूमे जा रहे हैं, मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद जा रहे हैं। आत्मा तो हमारे अंदर ही थी ना, यही उसमें लिखा है, तेरा साई तुझ में है, वही वर्ड है उनका। ये देखो इन्होंने लिखा है पूरा यूनिवर्स आप ही हो और कुछ नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने अंगूठी पहनी है, ये पहना है, जैसे आपने कड़ा, ये है तो क्या, सोना ही है ना। इसको पिघला देंगे तो क्या बना, सोना। लेकिन हम तो, हमारी जो है ना, मैंने आज ये लेने हैं, मैंने आज ये कुंडल लेने हैं, आपने मैंने ये कड़ा लेना है सोने का, इसमें घुस गई। ये अंगूठी बहुत सुंदर है, तो हमारा ध्यान घुस जाता है उसमें। लेकिन अंततः देखें तो ये पिघलाने के बाद तो सोना ही बनेगा। तो हम उस सोने पे क्यों ना फोकस करें, इन पे क्यों फोकस करते। यही इमोशन हमें दुख देते हैं, बस यही इसमें एग्जाम्पल दिया। इसमें मंडूक्य उपनिषद में भी बताया, अभी मैं इसके बाद उसी पे आऊंगा। मूवी देखने जाते हो, पुष्पा 2 बड़ी हिट हो गई है ना। जैसे ये स्क्रीन है, स्क्रीन तो स्क्रीन ही रहना है, इसको अभी बंद कर दूंगा तो ये तो ब्लैक है, ब्लैक ही रहना है, ये तो टीवी का स्क्रीन ही रहना है। अब इस पे क्या प्ले कर रहा हूं, उससे स्क्रीन को क्या मतलब है, टीवी को थोड़ा फर्क पड़ रहा है। यही स्क्रीन हमें बनना है, हम वो स्क्रीन है जिसके सामने सारा नाटक हो रहा है, लेकिन उसको कुछ मतलब नहीं है उससे। यही है निर्लिप्त समदृष्टा। अब मंडूक्य उपनिषद की बात करता हूं। आप सब ओम ओम का कॉन्सेप्ट बोलते हो ना, ओम का बारे में आपको किसी को नहीं पता, सच बताऊं तो। मांडुक्य उपनिषद ये वो उपनिषद है, हनुमान जी ने राम जी से पूछा मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्या करूं मैं। तो राम जी ने बोला तू मांडुक्य उपनिषद पढ़ ले। तो उन्होंने बोला बट मैं तो वानर हूं, मेरी बुद्धि नहीं है, तो क्या करूं अगर नहीं पढ़ पाऊं तो उन्होंने बोला कि फिर तुझे सारे 108 के 8 सारे उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे छोटा उपनिषद है हमारे पूरे वेदों में, सिर्फ 12 श्लोक हैं इसमें। इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये बताता हूं मैं, पढ़ लेना, आपको मैं दे दूंगा। इसका कॉन्सेप्ट ये है ओम का, आप ओम को समझ लेते हो। ओम क्या है, बेसिकली ह्यूमन कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस। अभी आप जाग रहे हो, मेरे सामने बैठे हो, मैट्रिक्स के बारे में भी जो बात की मैंने, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है ओम का, आपकी कॉन्शियसनेस 4 बेसिक पार्ट्स में है, लेकिन हम 3 को ही समझते हैं। एक तो आपकी वेकिंग स्टेट, जो आप जाग रहे हो अभी मेरे सामने, इससे आप एक्सटर्नल वर्ल्ड को आप थ्रू योर सेंसेस, इंद्रियां, थ्रू योर सेंसेस फील करते हो। अभी आप मेरे सामने बैठे हो, आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, टच कर रहे हो, ये लोअर लिम्ब है, वेकफुलनेस। आप जागते हो, फिर आप सोते भी हो, फिर आप सपने देखते हो, ड्रीमर, आपकी कॉन्शियसनेस फिर ड्रीम में चले जाती है। इसमें आपकी कॉन्शियसनेस आपके इनर वर्ल्ड में चली जाती है, आपका ईगो अंदर चला जाता है और इमेजिन करने लगता है चीजें। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, जब आप सो रहे हो तो सोते वक्त तो वही वर्ल्ड असली लगता है कि नहीं। यही जनक को प्रॉब्लम हुई थी, इन्होंने सपना देखा कि सारा राजपाट छूट गया, लड़ाई हो गई, लड़ाई हार गए, एक जगह भीख मांग रहे हैं खाना, और वो खाने का कटोरा भी टूट जाता है जब वो देने लगता है। तो ये बड़े डर के उठे, फिर ये 3 दिन यही बोलते रहे, वो सच था, ये सच है, वो सच है, ये सच है, इसी कॉन्सेप्ट में घूमते रहे। फिर उन्होंने अष्टावक्र के पास गए, फिर उन्होंने बताया ना वो सच था ना ये सच है, नेति नेति जो वर्ड है ना वो यही है। अभी बताता हूँ कैसे। तीसरा है डीप स्लीप। एक स्लीप होती है आरईएम स्लीप, ना आप सपने देखते हो उस वक्त, ना आप जागृत होते हो। एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नींद का थोड़ी देर की होती है, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है,
ये सारी कॉन्शियसनेस एक कलेक्शन में आ जाती है यहाँ। ये वेकफुल और ड्रीमल का प्रोसेसिंग स्टेट है, जैसे प्रोसेस करते हो जो अपनी मेमोरीज। ये नींद आएगी तो आपको, इसलिए कहते हैं सोने के बाद नैप लेना, जापानीज कॉन्सेप्ट है ना, दिन में नैप लेते हैं वो लोग। जब वो नैप लेते हो तो आप डीप स्लीप में चले जाते हो, वो डीप स्लीप का कॉन्सेप्ट है। तो आपकी कॉन्शियसनेस इन तीन में घूमती रहती है ना कि नहीं, ये तो साइंटिफिक है, सबको पता है। जागते हो, सोते हो और सपना देखते हो। वेकर, ड्रीमर एंड डीप स्लीपर। अब बात करते हैं, अब मैंने ओम बोला, अ उ म, ओम। अब दूसरा ओम बोलना है मुझे, उससे पहले बीच में साइलेंस है कि नहीं? अगर सिर्फ म्यूजिक ही बजता रहे धड़ 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 धड़, तो वो तो केओस हो जाएगा। सारे गामा पाधा नी का भी वैल्यू तभी है जब उसके बीच में साइलेंस है। म्यूजिक का मजा तब है जब साइलेंस आएगा बीच में। अब एक ओम से दूसरे ओम के बीच में जो साइलेंस है ना, वो है आपकी निर्लिप्त आत्मा, जो अष्टावक्र ने बोली है, दैट इज तुरिया। तुरिया का मतलब कुछ नहीं है, तुरिया संस्कृत में फोर्थ को बोलते हैं, द फोर्थ वन। तो जो अब आप थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेट करने को बोला है ना अभी हमने, वो है ये एब्सोल्यूट सेल्फ, दैट इज द बिंदु, यहाँ पे फोकस होना है। लेकिन एक ब्यूटीफुल चीज आपने ओम के इसमें देखी है कभी भी, ये जो कि ये हाफ वो होती है, क्या कहते हैं, ये कभी भी ना इसको टच करती है ना इसको, ये है वो माया, मिथ्या, जो समझ नहीं आ रही हमें, दैट इज मिथ्या। आप देखोगे मिथ्या से इस तुरिया का कोई लेना देना नहीं। आपकी समदृष्टा का, अष्टावक्र ने बोला ना, आपकी समदृष्टा आत्मा का कोई लेना देना नहीं इनसे। माया इसके नीचे है, ये तीनों माया के, मिथ्या के पार्ट है। आप जो जागते हो एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसी की वजह से आपके एक्सपीरियंस दोबारा करने का आपका मन करता है। सोते हुए सपना देखते हो, वो भी दिन भर की ही मेमोरीज होती हैं जो रिलीव कर रहे होते हो आप। और डीप स्लीप में भी जब इनसे ऊपर आप इसके बारे में ध्यान लगाने लगोगे, मेडिटेशन में आपको जब ओम बोलना है ना, तो साइलेंस पे फोकस करना है। ओम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो साइलेंस जो बीच में आ रहा है। अब क्या फायदा होगा, जो मैंने 4 to 4 ब्रीदिंग बोली, आपने सांस लिया, ऊ म बोला, इतने में 2-3 सेकंड निकल जाएंगे, तो आपकी ब्रीदिंग अपने आप डाउन आ जाएगी। तो जो सुबह मैंने बोला है ना, आप करो मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो इसके साथ कोलैबोरेट करके एक ही टाइम में दोनों कर सकते हो, आपका टाइम भी बचेगा। तो ओम का जब ये मतलब समझ जाओगे मांडुक्य उपनिषद में, तब आप समझोगे ये है असली ओम का। ये इसमें एक इसकी सॉफ्ट कॉपी भी है मेरे पास, इसमें ये फिगर है। तो अनकॉन्शियस स्टेट, द वेकिंग स्टेट, ये ड्रीम स्टेट, उसके बाद ये इल्यूजन, माया, और ऊपर है एब्सोल्यूट स्टेट। दिस एब्सोल्यूट स्टेट इज यू। हमें जो मैं बोलते हैं ये होनी चाहिए मैं। जिस दिन ये हो जाएगा ना, ये आपकी इंस्टिंक्ट बन जाएगी, ये प्रैक्टिस से बनेगी। बार बार आपके रिस्पॉन्सेज को आप न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट समझ के बार बार उसको मॉडिफाई करने लगोगे। जिस दिन ये हो जाएगी ना कि आगे किसी ने गाली दी और सुन के निकल गए, उस दिन समझ लो कि इस पे आप काम करने लग गए। ये वेकर स्टेट में आपकी ऑर्गन्स बाहर ध्यान देती है, आपका ईगो, माइंड और इंटेलेक्ट तीनों बाहर होते हैं, जो आप समझते हो। और उसके बाद द ड्रीमर स्टेट, कॉन्शियसनेस टर्न्ड इनवर्ड, ये जब आप सो रहे होते हो, ड्रीम देख रहे होते हो, ये ईगो जो सेल्फ सेंस है। और ये तीसरा फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस, जब स्लीप, डीप स्लीप में होते हो, जब ये दोनों का यहाँ पे रेगुलेशन होता है। ये दरवाजा है वैसे, ये डीप स्लीप कहते हैं। अगर मैं इसमें बढ़ूं, इन्होंने 3 वर्ड यूज किए हैं वेकिंग के लिए, इन्होंने यूज किया है विश्व नरा, विश्वा, विराट रूप जो कहते हैं ना, वो विराट जो कृष्ण जी का विराट रूप है, वो वर्ल्डली रूप है, वो वर्ल्ड में दिखता है। तो इन्होंने ये शब्द यूज किया है विश्व नरा, जो विश्व को देखता है फिजिकल सेंसिस से। इसके लिए उन्होंने यूज किया ड्रीमर के लिए इसमें तेजसा, तेजसा हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा का मतलब यहीं से सारे इमोशंस और मेमोरीज जनरेट होती हैं जब आप सो रहे होते हो, ड्रीम में कुछ कुछ देख रहे होते हो। और इसके लिए इन्होंने नाम यूज किया ईश्वरा। थर्ड, ये फिजिकल इंजॉयमेंट लेती है जिसे कहते हैं स्थूल रूप, ये मेंटल इंजॉयमेंट लेती है सूक्ष्म रूप, और ये ब्लिसफुल, सबसे ज्यादा ब्लिस में आदमी यहाँ रहता है। हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इसके तरफ जाना है, डीप स्लीप। और इससे ऊपर है फिर जो असली कॉन्सेप्ट है, ये अब ओम को समझो आप। वेकिंग स्टेट है अ। आप वर्णमाला शुरू करते हो जब हिंदी की, अ से शुरू होते हैं ना वॉवल्स, तो अ से शुरुआत है वर्ल्ड की। हमारी सारी जनरेशन ओम से ही सब पैदा हुए हैं, ओम में ही सबने मिलना है। और यही साइलेंस, यही समझाता है ये मांडुक्य उपनिषद। अ है फिजिकल वर्ल्ड,
ऊ है मेंटल वर्ल्ड, म है डीप स्लीप, और ये साइलेंस, ये है हमारी निर्लिप्त समदृष्टा आत्मा। जिस दिन ये समझ गए, यहाँ पे फोकस कर लिया, उस दिन आप समझोगे कि अब फिर आपके रिएक्शंस बदलने लगेंगे दुनिया को, और तभी स्ट्रेस कम होगा। दैट इज वेयर ओम कम्स इन। ठीक है, तो जब आपने ओम वर्ड बोलना है ना, तो इसमें 3 लेटर बोलने हैं, अ उ मा वो लास्ट वर्ड है जो आप नाक और मुंह और जीभ तीनों को यूज करके बोलते हैं। उसके बाद के जहर अलावा उसमें आपकी सिर्फ टंग यूज होती है, इसलिए पूरी वर्ण वाला इसमें जितने भी नाम आपके देखोगे हिंदी में अ से शुरू है, माँ पे खत्म है। ओम के अंदर सारी दुनिया समाई है। ये वेदांत का कॉन्सेप्ट है जिसे शंकराचार्य जी बोलते हैं वो। और ये आ गया कॉन्सेप्ट। अभी एक कबीर दास ने एक बोला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इसको हमने समझा नहीं अभी तक, बोल तो सब देते हैं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाही। आ गया ना द्वैतवाद, दो, डुअलिज्म। अद्वैतवाद को इन्होंने बहुत जनरेट किया। अब आप सब बैठे हो यहाँ पे, ये सब हमारे माइंड बॉडी सोल, माइंड बॉडी सोल, माइंड बॉडी, हम अलग देख रहे हैं सबको, बट यहाँ से एक साइलेंस है, ओम के बीच में जो साइलेंस आया वहीं से सब जनरेट हो रहा है। तो हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। यही देहात्म बुद्धि का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पहले बताया, जो विवेकानंद ने बोला, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य बोलते हैं। जब आप अपने अंदर समझने लगो कि निर्लिप्त आत्मा ही है हम सब, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, तब अब डुअलिज्म के कॉन्सेप्ट तभी खत्म होगा। अब पहले तो अपने अंदर ही भगवान देखो, खुद को ही भगवान मानो, आपकी ही डिसीजन आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। तो इतनी पावरफुल सोच होनी चाहिए, तब आप स्ट्रेस से निकलोगे। डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट मैं तो नहीं मानता, ना मैं मंदिर जाऊंगा, ना गया हूं, और आगे भी नहीं जाने वाला। सीधा सीधी बात है मेरी। तो इसको कॉन्सेप्ट को कोई समझाता नहीं है, इसलिए धर्म जो है हो रहा है, जो नाम है वो लड़ाइयां करवा रहा है सिर्फ। अब इस पे ये कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, आपने जो समझना है समझिए, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं आपको बस। ठीक है, अब धर्म एक्चुअली क्या है? क्या ह्यूमन कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन ने बनाया है धर्म, धर्म ने ह्यूमन नहीं बनाया है। अभी भी सेंटिनल्स हैं, आप अंडमान घूमने जाओगे, सेंटिनल्स एक आइलैंड पे रहते हैं, वो आज भी कोई कॉन्सेप्ट, किसी को आने चढ़ने नहीं देते अपने आइलैंड पे, तीर मार देते। अंग्रेज भी वहां कब्जा नहीं कर पाए थे। उनके लिए क्या भगवान है? वो तो क्रोकोडाइल की पूजा करते हैं, पर्ल की पूजा करते हैं, समुद्र की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, जो उनको लाइफ सोर्स है उसकी पूजा करते हैं। आपने बेकार, ह्यूमन जनरेशन है, ह्यूमन ने कॉन्सेप्ट बनाया है अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने डर को छुपाने के लिए भगवान का, मेरा तो ये मानना है। ठीक है, लेकिन फिर भी इनसिक्योरिटी कम तो हो नहीं रही किसी की भी, क्योंकि ना साइंस को नहीं समझा हमने। धर्म की भी एक साइंस है, वो आज आपके सामने मैंने पूरी रखी है। आप ये बुक्स पढ़ना, आपको समझ आएगी। ठीक है, तो जिंदगी भर किया इंतजार, होगा मेरे साथ भी कुछ चमत्कार। चमत्कार पे चले जाते हो, बाबा जी ने मेरा सुन के मेरे कागज पे लिख दिया, आजकल बड़े चल रहे हैं ना बाबा जी। अरे भाई क्या जरूरत क्या है, पर जिंदगी का मेरा कुछ ना बना। जब तक गए बाबा जी ने एक लिख के भेज दिया, एक दुख खत्म दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं खटखटाता रहा, किस्मत मुझे करती रही मना। ठीक है, पर चमत्कार हुआ तब, अब समझो नॉन डुअलिज्म, जादूगर जब मैं खुद बना। आपके अंदर होनी चाहिए आत्मा, जब ये कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा तब आप समझोगे। अब कॉन्सेप्ट आते हैं, हम ये समझते नहीं है पहले तो, फिर कबीर ने सब कुछ लिख दिया। मैं तो कहता कुछ मत पढ़ो, सिर्फ कबीर के दोहे सुन लो। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। मीठा खाया तो मोटा होना ही है ना, लिवर फैटी होना ही है। शराब पियेंगे तो लिवर खराब होना ही है, सिगरेट पियेंगे तो लंग्स खराब होना ही है। तो करता रहा था क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का तो अम्ब कहाँ से पाए। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, फिर भी हम रोक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपने पहले तो समदृष्टा नहीं हो, पहले तो अपने मन को देखो तो सही, वो गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। अंदर से आ जाती है आवाज कि मीठा खा रहा हूं तो रुकना चाहिए, आती है कि नहीं आती? आती है ना आवाज, लेकिन हम उसको सुनते नहीं है। वो समदृष्टा को हमने पावर नहीं दी। एक दूसरा, जब मैंने अब इसको साइंस में ले आता हूं, डोपामिन बात की थी। डोपामिन डिटॉक्स का आजकल बहुत जमाना है, डोपामिन डिटॉक्स बोलते हैं। डोपामिन क्या है? डोपामिन सेंस ऑफ प्लेजर को जनरेट करता है, जो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। हम लोग ना आदी हो जाते हैं इस डोपामिन के, और जैसी मीठा खाया 2 मिनट के लिए, हम सब चीज, इसमें लिखा है नश्वर भोगों के पीछे भगे हैं। गीता के सार में लिखा है कि नश्वर चीजों के पीछे भाग भाग के 2-2 मिनट के लिए
वो कहलाते हैं, ऐसी समता लिखा है ना, ऐसी समता ही योग कहलाती है। चैप्टर 2 में गीता के सार में सब लिख दिया। और अद्वैतवाद जो आप बोलते हो ना कि ये द्वैत को वो कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट कृष्ण जी भगवान है, कृष्ण जी ने खुद लिखा है। ये है 45 श्लोक चैप्टर 2, इसमें लिखा है समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण करो, यानी अपने अंदर जाओ, खुद बनो भगवान, खुद अपना चमत्कार खुद करो। ये कृष्ण जी खुद लिख गए हैं। बट क्योंकि इसमें क्या है, भक्ति योग, भक्ति योग क्या बोलती है, आंख बंद करके कृष्ण जी पे प्यार भावना, हो सकता है मेरे को नहीं बनती वो बात। फिर उसमें लिखा है ज्ञान योग, उसके साथ इसमें लिखा है राज योग, अष्टांग योग जो है कि योगा करके मेडिटेशन करके। तो आपकी जो मर्जी जन रही है, मतलब ये सब एक वेज हैं एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के। अब आपने जो कॉन्सेप्ट अपनाना अपनाओ। अब डोपामिन को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, डोपामिन फास्ट करके। कैसे, जैसे पहले तो सिंपल फास्ट रखना ही, आपके तो फास्ट भी डोपामिन को जनरेट करते हैं। कैसे, सील का लड्डू ले आओ, चिप्स ले आओ सेंधे नमक वाले, वो क्या है, डोपामिन को जनरेट कर रहे हो। मैं पहले एकादशी रखता था, अब मैं हर संडे, आज भी मेरा फास्ट है, और लोग बोलते हैं वीकनेस हो रही है। आपके सामने बोल रहा हूँ 2 घंटे से, कुछ नहीं मेरे को वीकनेस, और मैं हर संडे 36 घंटे के लिए भूखा रहता हूँ। आज कल रात को खाया था, आज रात को भी सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खाऊंगा, वो भी जिसमें शुगर नहीं है, काजू बादाम वगैरह, बस। तो ये एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आप अपनी भूखा रह के सबसे पहले आप क्या कहते हो, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इस डोपामिन को कंट्रोल कर सकते हो। फिर फोन से दूर रह के, स्क्रीन से बच के, जो छोटी छोटी प्लेजर को आप देखोगे ना, जब वो छोटे छोटे प्लेजर को रोकना शुरू करोगे तो डोपामिन अपने आप खत्म कम होने लगेगा। ठीक है, आई विल नाउ इनवाइट डॉक्टर गरिमा टू स्पीक अबाउट द गट माइक्रोबायोम बेसिकली। तो ये गट के बारे में हेल्प करेंगे। और जैसे हमने बात पहले बताई है कि गट जो कॉन्सेप्ट है गट का, वो अद्वैतवाद को फॉलो करता है साइंटिफिकली, क्योंकि हमारे गट में जितने जीन्स और बैक्टीरियाज हैं, उनसे ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे बॉडी में उससे 10 गुना कम है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम क्यों बात कर रहे हैं गट माइक्रोबायोम की व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस? बहुत सी वो इडियम सुने होंगे ना, गट रेंचिंग सिंड्रोम, बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, है ना, सिक टू माई स्टमक। जब भी हम इमोशनल स्ट्रेस्ड ये सब होते हैं, हम ऐसे इस तरीके से उसको वो करते हैं। वाई? बिकॉज इट इज इंटर रिलेटेड, वेरी मच इंटर रिलेटेड। अभी जो पीछे डॉक्टर जैन ने वेगस नर्व की बात की थी, हमारी बॉडी की वन ऑफ द बिगेस्ट नर्व है, ब्रेन से निकल के फेस, थ्रोट, चेस्ट, माइंड, हमारे स्टमक, पेल्विक में आती है। ठीक है, काम क्या करती है? ब्रेन से सिग्नलिंग इधर पहुंचाना और इधर से सिग्नलिंग वापस पहुंचाना। तो ये सिग्नलिंग जो है, ये करता कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिग्नलिंग? उसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमिटर्स। नर्व्स के ट्रांसमिशन को लेकर जाना। और मोर देन 90% ऑफ दीज न्यूरो ट्रांसमिटर्स आर जेनरेटेड इन आवर गट। तो बेसिकली हमारे गट में फ्लोरा, फौना, फंगाई, बैक्टीरिया ये हैं। सो यही सिक्रीट कर रहे हैं वो न्यूरो ट्रांसमिटर्स, जो ये सिग्नलिंग में हेल्प कर रहा है। अब ऑब्वियसली ये सबका सही तरीके से काम करने के लिए सिग्नलिंग सब तरीके से ठीक होनी चाहिए, और वो सिग्नलिंग तब ठीक होगी जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की जनरेशन अच्छी होगी, सही उनका ट्रांसपोर्ट होगा। और ये कब ठीक होगा? जो इन चीज़ों को सिक्रीट कर रहे हैं वो उनकी अच्छी हेल्थ रहे। और वो कौन कर रहा है? द गुड बैक्टीरिया इन आवर गट। आजकल सबने आपने सुना होगा, हर चीज़ में एडवर्टाइज कर रहे हैं गट माइक्रोबायोम, गट माइक्रोबायोम, बिकॉज दैट इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन आवर बॉडी। हम अपनी हार्ट की केयर के लिए ध्यान रखते हैं, हम अपने स्किन की केयर के लिए, हेयर की केयर के लिए, सब चीज़ों के लिए ध्यान रखते हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि इन सब के पीछे जो कारण है वो है गट माइक्रोबायोम। सो दैट इज वाई स्ट्रेस में गट माइक्रोबायोम का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेरोटोनिन, डोपामीन जो अभी हमने बात की, गाबा, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो ये सारे हमारे ब्रेन की सिग्नलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सेरोटोनिन जो है वो सारे प्लेजर एक्टिविटीज़ के लिए, और स्पेशली हमारी मूड, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस, हमारी स्लीप, हमारे हंगर, हमारी एपेटाइट, सबके लिए सेरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसकी प्रोडक्शन अच्छी रखने के लिए हमारी गट हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और उस सेरोटोनिन की प्रोडक्शन कौन करता है? ट्रिप्टोफैन, एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो ट्रिप्टोफैन, जो ये सेरोटोनिन बनाता है। अब ऑब्वियसली जब ट्रिप्टोफैन की प्रोडक्शन को सही रखने के लिए हमें, सॉरी व्हाट हैपेंड, तो
जो हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हमारी डायबिटीज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जितने भी निकल के आ रहे हैं, सब में गट माइक्रोबायोम का रोल निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये खराब होने की वजह से डिजीजेस बढ़ रहे हैं। इसका भी रीजन आपको बता देते हैं। ट्रिप्टोफैन मैंने बताया कि सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सेरोटोनिन का ओनली सोर्स ऑफ प्रोडक्शन इज ट्रिप्टोफैन। वो हमारा खराब होता है जब हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है। व्हेन वी आर ईटिंग टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट और व्हेन वी आर ईटिंग टू मच ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, वो ट्रिप्टोफैन की एब्जॉर्प्शन कम करता है बॉडी में। तो जब हम वैसी डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, ट्रिप्टोफैन प्रोडक्शन कम हो रही है, सेरोटोनिन प्रोडक्शन कम हो रही है, बीमारियां तो हैं ही हमारे शरीर में, उसके साथ साथ हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं, एंग्शियस हो रहे हैं। ठीक है, वेगस नर्व एंड गट टू वे सिग्नलिंग है। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, हम अपने गट माइक्रोबायोम को खराब करते हैं। जब हमारा गट माइक्रोबायोम खराब होता है, हम स्ट्रेस्ड होते हैं। सो दोनों को मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। गट माइक्रोबायोम की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, लीकी गट आप लोग के साथ, मेरे साथ हुआ था एक बार लाइफ में, जब मैं बहुत ज्यादा एंशियस थी। आई नेवर गेट अ डायरिया वगैरह, मुझे होता नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट व्हेन आई वाज टू एंशियस, आई गॉट बहुत बेकार डायरिया। तो यू नो हमने पढ़ा था, तो मुझे पता था कि ये मुझे स्ट्रेस की वजह से हुआ है, एंशियस की वजह से हुआ है। बट ये होता क्यों है? व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज देखिए, व्हेन हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन का जो सोर्स है, दैट इज अ गुड थिंग। जब हमें कोई खतरा आता है, कोई बीमारी आती है, तो टेम्पररी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी सेल्स निकलते हैं उसको फाइट करने के लिए, और वो थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, ये इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में बनी रहती है, और ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स हमारी बॉडी में बने रहते हैं, जो उतनी मात्रा में नहीं होना चाहिए। ये भगवान ने हमें, मतलब सॉरी टू यूज द वर्ड भगवान, ये हमें एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दिया गया है कि जब आपको जरूरत पड़े आप लड़िए। लेकिन हम अपने आप को वो लड़ने वाली स्थिति में कॉन्टिन्यूसली रखते हैं। जब हम उसे कॉन्टिन्यूसली रखते हैं, वो इन्फ्लेमेशन बढ़ती रहती है। इन्फ्लेमेशन बढ़ने के कारण ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, देखिए, जो जनरली हमारा म्यूकोसा जो है, ऐसे टाइट जंक्शंस होना चाहिए। ठीक है, हमारा ये बैरियर है, इससे कोई भी बेकार चीज हम एब्जॉर्ब ना करें और अच्छी चीज हमारी वेस्ट ना हो। लेकिन इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वजह से क्या होता है कि ये धीरे धीरे जो बैरियर्स हैं, ये लूज होते रहते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं बॉडी में, जितने नहीं होने चाहिए उतने बढ़ गए हैं। अब जाके तंग करेंगे ना सब जगह पे, तो इसी तरीके से हमारे इंटेस्टाइन को जाके तंग करते हैं, उसको तंग करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को कम करते हैं, उसको लूज करते हैं। वी गेट लीकी ब्लड सिंड्रोम। तो जो चीजें वैसे हमारे नेचुरल एक्सक्रीटरी सिस्टम से हमारी बॉडी में आती है और ऐसे निकल जानी चाहिए थ्रू एग्जॉर्प्शन, हम एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। लीकी गट सिंड्रोम की वजह से हम वो भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड दैट इज वाई वी गेट सो मेनी डिजीजेस, जैसे हमने बात की थी, इवन लाइक कैंसर्स, थिंग्स दैट वी शुड नॉट बी एब्जॉर्बिंग, वी एब्जॉर्ब देम एंड देन दैट बिकम्स आवर प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके की डाइट जो है वो हमारे स्ट्रेस हमें खराब करती है, हमारी गट माइक्रोबायोम। गट माइक्रोबायोम के खराब होने के बहुत से कारण हैं: डाइट, एज, अल्कोहल, टू मच ऑफ कैफीन, सर्टेन ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स। बिकॉज एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो वो ये नहीं डिफरेंशिएट करते कि गुड बैक्टीरिया को किल करना है कि बैड बैक्टीरिया को किल करना है। तो जब भी हमारी बॉडी में गट माइक्रोबायोम खराब तभी होता है जब गुड बैक्टीरिया कम होते हैं और बैड बैक्टीरिया मरते हैं। तो इसलिए ट्राई एंड अवॉइड टू मच ऑफ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, टू मच ऑफ पेन किलर्स, टू मच ऑफ थिंग्स। एंटीबायोटिक्स अभी क्या है? एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप प्रिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। आप यहाँ पे जाके फार्मासिस्ट को बोलो जुकाम है, आपको कुछ नहीं देगा, सबसे पहले एंटीबायोटिक पकड़ा देगा। गला खराब है, एजिथ्राल खा लो, ये खराब है, अमोक्सिसिलिन ले लो। स्टॉप डूइंग दैट। अभी तो हमें पता है उसकी वजह से कितनी ज्यादा हमारे को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने लग गई है। डिजीजेस विच एक्चुअली रिक्वायर एंटीबायोटिक्स इन द लेटर स्टेज उसमें काम ही नहीं करता है, और गट माइक्रोबायोम तो हम अपनी पूरी खराब कर ही लेते हैं। ठीक है, सो हाई शुगर, हाई फ्रक्टोज, जितने भी हम ये मार्केट से डाइट सोडा, रेगुलर सोडा, फ्रूट जूसेस, ये सब चीजें वी थिंक फ्रूट जूसेस आर वेरी हेल्दी। सबसे ज्यादा फ्रक्टोज कंटेंट होता है एंड आइडियली डैमेजेस आर गट। आप फ्रूट्स खाइए, फाइबर्स खाइए। अगेन इथेनॉल, शराब तो सबको पता ही है खराब है। एंड अदर देन डाइट सोडा एंड रेगुलर सोडा, लोग सोचते हैं हम डाइटिंग पे हैं, डाइट सोडा कर रहे हैं, वी आर नॉट कंज्यूमिंग कैलोरीज। इट इज मेड अप ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स विच इज डिस्ट्रक्टिंग आवर गट। ठीक है, अच्छा, हमें अच्छी डाइट खाएंगे तो क्या होगा? देखिए, एंथोसाइनिन्स और फाइबर्स होते हैं हमारे प्रीबायोटिक्स। बेसिकली हमको 4 चीजों का ध्यान रखना है जब हमको अपने गट माइक्रोबायोम को अच्छा करना है: डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप
एंड ऑफ कोर्स माइंडफुलनेस, माइंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो जो हमको डाइट लेनी है उसमें हमें दो चीज़ों का सबसे खास ख्याल रखना है, प्रीबायोटिक्स एंड पोस्टबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। इसके अलावा हमारे होते हैं पोस्टबायोटिक्स एंड सिम्बायोटिक्स, जिसके बारे में आई विल टेल यू इन ब्रीफ। प्रीबायोटिक्स का क्या मतलब है? देखिए, बायोटिक्स मीन्स माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में है, उन माइक्रोब्स को हम खाना दे रहे हैं, ठीक है। उन माइक्रोब्स का खाना है प्रीबायोटिक, कि वो खाना खाएं, उन खाने को फर्मेंट करें और अच्छी चीजें रिलीज करें अपने बॉडी में। तो ये प्रीबायोटिक्स किस चीज से बने होते हैं, क्या है वो प्रीबायोटिक्स? इट इज मेजरली योर रॉ फूड्स, योर फ्रूट्स, योर वेजिटेबल्स, योर होल ग्रेन्स। तो ये सारी चीजें आप खाइए भर भर के अपने गट बैक्टीरिया को उनका खाना देने के लिए, ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। एंथोसाइनिन्स, फाइबर, इनका खास रोल है, जो हमने बात की थी कि लीकी गट सिंड्रोम होता है, उसकी प्रिवेंशन के लिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एंथोसाइनिन्स जो होते हैं हमारे कलर्ड फ्रूट्स के अंदर मिलते हैं, दे आर वन ऑफ द वेरी गुड पोटेंट दे हैव एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। सो दैट इज वाई योर फूड प्लेट शुड बी अ कलरफुल प्लेट। उसमें हरी सब्जियां भी हैं, उसमें लाल पीले फल भी हैं, उसमें जैसे बैंगन जैसे, ब्लैक ग्रेप जैसे ऐसे वाले फल सब्जियां भी हैं, ठीक है। देन दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। न्यूट्रिशन दैट अफेक्ट्स आर माइक्रोबायोम। देखो, जो मैंने बताया था क्या क्या चीज़ें उसको खराब कर सकती हैं और क्या क्या चीज़ें उसको अच्छी रख सकती हैं। हमने प्रीबायोटिक्स की बात कर ली, अब हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स। आजकल बहुत सुना होगा आपने नाम, प्रोबायोटिक्स लीजिए, सब चीज़ों का इलाज प्रोबायोटिक्स है, एक्चुअली में है, बट लेकिन किस तरीके से लेना है। प्रोबायोटिक्स वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं उस गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। मतलब कि आपको कुछ नहीं करना, बस आपको फर्मेंट करके खाना खाना है और ऑटोमेटिकली वो गट बैक्टीरिया अपने आप आपकी बॉडी में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो कुछ नहीं करना, जो पहले काली गाजर की और ये चुकंदर की कांजी बना के पीते थे, बस वो कांजी बना के पीनी है। अपना थोड़े से जो आप कैबेज को फर्मेंट करके रख सकते हैं, गाजर मूली को फर्मेंट करके रख सकते हैं, नमक लगा के बस दूध दिखानी है थोड़े दिन, उनमें गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाएंगे, उसको कंज्यूम करना है। देर आर सो मेनी स्टडीज विच स्टेट, जैसे IBS आपने सुना होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या इससे रिलेटेड जो भी गट से रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, जब उन्होंने उनको कन्वेंशनल दो ग्रुप्स बनाए, एक जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं और एक जिनको उन्होंने प्रोबायोटिक रिच डाइट, एंड दे यूज सर्टेन सप्लीमेंट्स आल्सो विच आर नॉट नीडेड, क्योंकि सप्लीमेंट ना ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि कौन सा सप्लीमेंट किस डिजीज पे कैसे काम करेगा। तो हमको क्या करना है, हमको उनको ग्रुप ऑफ गुड प्रोबायोटिक्स देनी है, वेराइटी ऑफ प्रोबायोटिक्स देनी है, जिसका द वेरी गुड सोर्सेज ये जो हम खाना बना के खा रहे हैं फर्मेंटेड वाला। तो उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए, उसमें ये देखा कि जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से ठीक हो रहे हैं IBS एंड अदर GI रिलेटेड पेशेंट, और एक ग्रुप बनाया जिसमें उन्होंने प्रोबायोटिक रिच उनको सप्लीमेंट्स एंड डाइट दी। सो द पीपल हु वर ऑन प्रोबायोटिक रिच सप्लीमेंट्स एंड डाइट, दे रिस्पॉन्डेड अ लॉट बेटर। मतलब 50 to 60% का डिफरेंस था इन बिटवीन द रिजल्ट आउटकम। सो दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट प्रोबायोटिक्स आर। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेज और सब डिजीजेज में किस तरीके से काम करते हैं। अगेन वी हैव डिस्कस्ड कि क्या क्या फैक्टर्स गट माइक्रोबायोम को अफेक्ट करते हैं, डाइट, स्ट्रेस, इन्फेंट फीडिंग मेथड। जो मैंने ट्रिप्टोफैन की बात की थी कि ट्रिप्टोफैन हमारे को खाने की चीज़ों से मिलता है, विल सी कौन कौन सी चीज़ों से मिलता है। जो इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क होता है प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल, दैट डज नॉट कंटेन इनफ ट्रिप्टोफैन। सिर्फ मदर्स मिल्क से ही उसको वो ट्रिप्टोफैन मिल सकता है जितना उसे चाहिए, ठीक है। बर्थिंग प्रोसेस के थ्रू नेचुरली हम गट माइक्रोबायोम्स के एक्सपोजर में आ जाते हैं। कैसे? बिकॉज जब हम वजाइना से पास हो रहे हैं नॉर्मल बर्थ, तो मदर के माइक्रोबायोम्स बच्चे में आ रहे हैं और वो उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं फॉर द फ्यूचर। सो ठीक है, देयर आर सर्टेन फार्मास्यूटिकल्स मैंने बताया कि जो हमारी गट माइक्रोबायोम को खराब कर सकते हैं। ओह, व्हाई इज इट गोइंग सो दिस थिंग है। तो ये हमको प्रीबायोटिक्स, उनको उसमें लीफी वेज है, म्यूसिनस प्लांट्स। हमारा म्यूकस जो हमारा इंटेस्टाइन्स होता है, इट हैज़ अ म्यूकस लेयर, हम उसको म्यूकोसल बैरियर बोलते हैं। तो लीकी गट को प्रिवेंट करने के लिए म्यूकोसल बैरियर की इंटेग्रिटी बनी रहनी चाहिए। वो इंटेग्रिटी बनाने का एक इस वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स है म्यूसिनल्स, मतलब जिनमें भी जेल टाइप चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी भिंडी हुई या फिर एलोवेरा। एलोवेरा वी मेनी अ टाइम्स यूज इन आवर स्मूदीज ऑल्सो, कि आपको किस तरीके से लेना है। तो दैट इज वाई ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बनाना इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑल्सो, जो हम उसकी बात करें हैं। बनाना, पाइनएप्पल, दीज आर टमेटोज, दीज आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑल्सो। क्रूसीफरस वेजिटेबल्स नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए भी अच्छा है और इसके लिए भी अच्छा है।
लाइक आई टोल्ड यू कि सेरोटोनिन की प्रोडक्शन के लिए ट्रिप्टोफैन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर, वो ही है। एंड जैसे मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होती है या एनिमल फूड हाई प्रोटीन फैट और हाई कार्ब डाइट तो वो करती है, लेकिन एनिमल प्रोटीन्स भी उसको सप्रेस करते हैं एंड दे डोंट लेट इट प्रोड्यूस सेरोटोनिन इन द लेवल जितना होना चाहिए। और कौन सी चीज़ इसके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन, आपके बीन्स और लेग्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारी दालें हैं। और स्प्राउट बिकम्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ट्रिप्टोफैन। So these are basically the foods that you can consume for tryptophan production. So this was basically the idea about gut microbiome कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए that can help you prevent getting mood disorders and anxieties and depression and things like that. ठीक है, एक और हम प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स के अलावा एक बात करेंगे। there is this thing called symbiotics, जिसका मतलब होता है उसमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों हैं। जैसे हम आपको बोलते हैं ना अपना सलाद में फर्मेंटेड वेजिटेबल्स डाल के खा लो, सो दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि वो दोनों चीजें साथ में लेके खा लो। एंड देयर इज अदर थिंग कॉल्ड पोस्टबायोटिक्स। पोस्टबायोटिक्स आर नथिंग बट थिंग्स दैट आर रिलीज्ड आफ्टर यू आर कंज्यूमिंग प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आपने खाया और उस पर उसने जिस चीज़ों में काम किया और फिर जो रिलीज किए हमारी बॉडी में केमिकल्स, जिसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, विच आर गुड फॉर अ गट हेल्थ, तो वो हमें लेना चाहिए। जैसे घी बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो बेसिकली इट इज़ अ हेल्दी कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर, गुड प्रोटीन्स, complex carbohydrates and a good quality fat is like the best combination for a good gut health. Yeah? Thank you. नाम है ना बीइंग का क्या मतलब है? बी इन प्रेजेंट। बीइंग तभी होगा ना जब प्रेजेंट में हो। तो इनसे पूछा कि क्या सरप्राइज करता है हमारी स्पीशीज। बड़ी अजीब स्पीशीज है ना, पहले मेहनत करते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे, उस पैसे के लिए हेल्थ खोएंगे किसी ना किसी तरह, फिर बाद में उसी पैसे से हेल्थ वापस लेने की कोशिश करेंगे, जो कि रिवर्सिबल है। एज और हेल्थ एक बार खो दी तो वापस कहाँ मिलती है। तो ये कॉन्सेप्ट है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे समझा इस नॉन ड्यूलिज्म के कॉन्सेप्ट को, न्यूरोप्लास्टिसिटी को, बट आज से पहले जो भी आप सोच रहे थे और आज में मुझे तो लगता है कुछ फ़र्क आना चाहिए। और अगर पास्ट आपका हार्ड था तो फ्यूचर तो हम बदल ही सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो यू कैन गो थ्रू दीज बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं, थोड़ी आपको अंडरलाइन मिलेंगी और वो होगी। दैट इज़ द होल प्रेजेंटेशन फ्रॉम मी दिस टाइम। और जब तक ये नॉन डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं समझते ना, और यही हार्ड पिल टू स्वेलो, ये मैंने अपने डेस्कटॉप पे इसलिए लगा रखा है। द ओनली थिंग होल्डिंग यू बैक इज योर इनएबिलिटी टू डू वर्क दैट यू नो यू नीड टू डू। हमें पता है कि हमें करना क्या है, बट जब तक कोई विटनेस नहीं होता ना, या कोई देख नहीं रहा होता, रेड लाइट हम क्रॉस करते हैं जब पुलिस वाला तभी रुकता है जब वो खड़ा हो, बस ये चीज़ पता है हमें। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन हम ठीक हो जाएंगे। दैट इज़ व्हाट फ्रॉम। मॉस्किटो रिपेलेंट है, आपकी अगरबत्ती है, आपकी बिंदी है, वो है। देखो ये तो जैसे अब गट माइक्रोबायोम की बात की, और दूसरा हमने एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी समझाया था कि ये जो केमिकल्स हैं वो फैट में एब्जॉर्ब होते हैं, हमारी बॉडी में फैट में स्टोर होते हैं। बताया था ना आपको, जीनोएस्ट्रोजन की बात की थी जब हमने। तो जो फैट में एब्जॉर्ब होंगे, तो अगर आप पहले तो अपने फैट को कम रखो तो ये कम नुकसान पहुँचाएंगे। दूसरा, ये तो बहुत कम चीज़ें होगी, आप दिन में 3, 4, 5 बार खाना खाते हो, तो 5 बार जितनी बार आप खाना खाते हो उतनी बार एनवायरनमेंट से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो कि नहीं, आपके गट के थ्रू जाएगा। तो जो अभी ये बताई थी आपको फिगर लीकी गट सिंड्रोम की, अगर आपकी गट में जो उसके जंक्शंस हैं वो इतनी टाइट हैं कि लीकी गट है नहीं, तो आप देखोगे कि लीकी गट नहीं होगी तो आप वो केमिकल देखो, अब कितना भी कर लो, कितना खाना आप खुद उगा लोगे। मैंने छत पे थोड़े से लगाए हैं प्लांट्स वगैरह, लेकिन कितना, पूरे परिवार के लिए तो नहीं उगा सकते और हमेशा के लिए। तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लीकी गट का आता है। अगर आपकी गट, वही बात, वही सब गंदमंद खा के भी लोग सही रह रहे हैं और कुछ को खराब हो रहे हैं। सब फैमिली मेंबर थोड़ा ना बीमार होते हैं। एक बार गोलगप्पे खाए किसी ने तो किसी को हो गई लूज मोशन, किसी को हो गए नहीं होते, किसी को, वो ये गट के जंक्शन के ऊपर है। अगर आपकी गट हेल्दी है तो वो, जैसे वो इलिया मैकनिकोव ने किया, कोलेरा का ब्रॉथ पी लिया फिर भी उनको कोलेरा नहीं हुआ।
तो ऐसे ही आपके बचा सकते हो ये सब, क्योंकि अब इतना आपको डिटेल्ड हमने डाइट के बारे में बताया, अब ये अगर फॉलो करते रहोगे ना तो नुकसान आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो डॉक्टर गरिमा ने आप सबकी डाइट इसी बेसिस पे दे रखी है, ठीक है। एनीथिंग सिम्टम है, देखो सबसे पहले तो गट की मोटिलिटी, बीटरूट टेस्ट के बारे में बताया था ना मैंने, जब आप बीटरूट खाते हो तो वो 6 से 12 घंटे के अंदर आपकी मोशन में आ जाना चाहिए कलर चेंज। अगर ये नहीं है, इससे कम में आ रहा है तो आपकी गट मोटिलिटी बहुत फास्ट है, इसके बाद आ रहा है तो इसका मतलब आपकी कॉन्स्टिपेटेड है। और दूसरा आपने देखा होगा ज़्यादातर जो लोग दवाई लेते हैं एंग्जाइटी डिप्रेशन की, उनमें ज़्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती आप देख लेना कभी भी, और यही कारण है उनको वो कॉन्स्टिपेशन पहले से बनी। तो गट हेल्थ के ये फैक्टर है। तीसरा, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहना, बिना बात के दर्द होते रहना, थकान रहना, सुबह उठे हैं फिर भी थके हुए हैं, तो वो फैक्टर्स होते हैं जो आपको इनडायरेक्ट ये बता देते हैं। उसके बाद आजकल कुछ टेस्ट आ गए हैं, बहुत कॉस्टली टेस्ट हैं, कुछ देशों में हो रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं हो रहे अभी, कि आपकी स्टूल को टेस्ट करते हैं कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियाज के लिए, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ रिकमेंडेड। और हमारे बड़े बूढ़े पहले से जानते थे, सर्दियों में कांजी खत्म नहीं होती थी घरों में कभी, बट अब कौन बना रहा है, स्प्राउट्स है। हाँ, तो स्प्राउट्स है, तो वो ये चीज़ें इसीलिए इंपॉर्टेंट है, हमने बोला ना। तो पुराने लोग सब जानते थे, फर्मेंटेड फूड इतना ईजी होता था, तब खाते ही थे सब लोग। गाजर मूली का अचार जैसे बताया, हाँ विदाउट ऑयल, विदाउट ऑयल, हाँ, क्योंकि ऑयल उसको एयर का कॉन्टैक्ट में नहीं आने देगी, दैट इज इट।